हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया एमपी स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद। अध्याय 289 उन्नति। लेंग जून और लेंग यिन चले गए थे। यांग ये स्वाभाविक रूप से उनके भागने या किसी अन्य के बुरे इरादे को भड़काने के बारे में चिंतित नहीं था जब उनकी आत्माओं का एक धागा उसके कब्जे में था। क्योंकि भले ही वे एक दूसरे से बहुत दूर थे, उसे बस अपने दिल में एक ही आदेश जारी करना था और जीना उनके लिए मौत से भी बदतर होगा। इसलिए वह पूरी तरह से चिंतित नहीं था कि वे कोई चाल चलेंगे या वापस लौटने से इनकार करेंगे। लाइटनिंग ईगल पर यांग ये के विचार घने जंगल और पहाड़ों को देखते हुए भटक गए जो लगातार उसकी निगाहों में सिकुड़ रहे थे। चूंकि वह हथियारों के आश्चर्यजनक हमलों से निपट चुका था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पैदल ही प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ना नहीं पड़ा। यांग यी को भी प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर थोड़ी उत्सुकता महसूस हुई। आखिरकार पूरे महाद्वीप के सभी राक्षसी प्रतिभाशाली लोग वहां एकत्र होंगे। चाहे वह गुणवत्ता की बात हो या मात्रा की, यहाँ के राक्षसी प्रतिभाशाली लोग ऐसे अस्तित्व नहीं थे जिनकी तुलना असेंशन रैंकिंग में भाग लेने वाले प्रतिभाशाली लोग कर सकें। यांग यी अन्य क्षेत्रों के राक्षसी प्रतिभाशाली लोगों को देखना चाहता था, और वह यह भी देखना चाहता था कि उसके और उनके बीच कितना बड़ा अंतर है। बेशक वह प्राचीन युद्ध के मैदान में आने का कारण नहीं भूला था। अपनी ताकत में सुधार करना उसका मुख्य उद्देश्य था। फ्लावर पैलेस के साथ कुछ टकरावों के बाद यांग ये ने एक सिद्धांत को गहराई से समझ लिया था, और वह यह था कि उसकी ताकत वास्तव में बहुत कमजोर थी। फ्लावर पैलेस के खिलाफ जाने की बात तो दूर, अगर वह टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन और ग्रैंड किन साम्राज्य के संस्थापक सम्राट के लिए नहीं होता, तो शायद वह बहुत पहले ही मर चुका होता। अतीत में उसे टेलिस्मैन मास्टर एसोसिएशन और संस्थापक सम्राट का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन भविष्य के बारे में क्या यह भविष्य में भी दूसरों पर अपनी उम्मीदें टिकाए रख सकता है? जवाब था नहीं। इसलिए अगर वह अपनी मां को बचाना चाहता था तो उसे खुद पर भरोसा करना था। हालांकि जब भी वह उस विशालकाय फूल महल के बारे में सोचता था तो उसे शक्तिहीनता का गहरा एहसास होता था। चाहे उसकी क्षमता कितनी भी असाधारण क्यों न हो या उसकी प्राकृतिक प्रतिभा कितनी भी राक्षसी क्यों न हो, वह भी फूल महल की नज़र में सिर्फ एक चींटी थी। वह अपनी मां को केवल रणनीति और बुद्धि का उपयोग करके बचा सकता था, बल का नहीं। यह एक ऐसा तथ्य था जिसे यांग ये ने अभी अभी समझा था। यहाँ तक फ्लावर पैलेस जैसे विशालकाय के भी ग्रैंड किन साम्राज्य जैसे दुश्मन थे और कई अन्य दुश्मन थे जिनके बारे में वह अनजान था। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। अगर वह फ्लावर पैलेस से निपटना चाहता था तो उसके लिए एकमात्र तरीका था उन शक्तियों को इकट्ठा करना जो फ्लावर पैलेस के प्रति शत्रुतापूर्ण थी। बेशक उसके पास अपनी खुद की एक शक्ति भी होनी चाहिए। इसलिए यही कारण था कि उसने नेदर घोस्ट फ्लेम को उजागर करने और लेंग जून और लेंग यिन दोनों के भीतर के जहर को दूर करने में मदद करने का फैसला किया था। अगर वे उसके पास और भी हथियारे लाने में सक्षम थे तो उसके पास मौजूद किंग रैंक डाकबीस्ट के साथ मिलकर वह भविष्य में फ्लावर पैलेस के खिलाफ जाने की अपनी क्षमता में थोड़ा और आश्वस्त होगा। अगर वह और भी ज्यादा डाकबीस्ट को वश में करना चाहता था तो उसके लिए एकमात्र तरीका था अपनी साधना को बेहतर बनाना और छोटे भंवर को तेजी से बड़ा होने देना। इसलिए अगले कुछ समय में यांग ये ने पागलपन से साधना शुरू कर दी। उसके पास ऊर्जा पत्थरों की कोई कमी नहीं थी और उसके पास कुछ बेहतरीन ऊर्जा पत्थर भी थे, इसलिए वह बिना किसी चिंता के साधना कर सकता था। लगभग 10,000 ऊर्जा पत्थरों का उपभोग करने के बाद यांग ये अंततः आगे बढ़ गया था, और वह लगातार 2 रैंकों से आगे बढ़कर प्रथम स्वर्गीय क्षेत्र के 9वें रैंक के शिखर को प्राप्त कर लिया था। अब राजा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए उसके पास केवल एक महत्वपूर्ण कारक की कमी थी। दूसरी ओर यदि उसके पास यह महत्वपूर्ण कारक नहीं होता तो उसके लिए 10,000 ऊर्जा पत्थरों का उपभोग करने के बाद भी आगे बढ़ना असंभव होता। इसलिए यांग ये केवल अस्थायी रूप से राजा क्षेत्र में आगे बढ़ने के अपने इरादे को अलग रख सकता था। यांग ये ने अपनी आंखें लाइटनिंग ईगल पर खोली और फिर उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और दूर नीले आसमान और सफेद बादलों की ओर देखा। उसके बाद उसने एक गहरी सांस ली, जबकि उसकी आंखों में एक ऐसा सदमा दिखाई दिया जिसे छिपाया नहीं जा सका। ऊर्जा पत्थरों के भीतर ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू किए हुए सिर्फ 10 दिन ही बीते थे, और यह ठीक यही छोटी सी अवधि थी जिसने उसे प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के 7वें रैंक से प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के 9वें रैंक के शिखर तक आगे बढ़ने की अनुमति दी। वह सिर्फ 10 दिनों के समय में सीधे 2 रैंक आगे बढ़ गया था। क्या ऐसी गति थोड़ी ज्यादा नहीं है? यांग ये स्वाभाविक रूप से स्पष्ट रूप से जानते थे कि उनकी प्रगति की गति निश्चित रूप से छोटे भंवर से संबंधित थी, और यही कारण था कि यांग ये गहराई से चौंक गए थे। वास्तव में छोटे भंवर की पृष्ठभूमि क्या है? यह वास्तव में कहां से आया? जब से मैंने अब तक छोटे भंवर को देखा है, यह सर्वशक्तिमान प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह निपट न सके। यहां तक कि नेदर घोस्ट फ्लेम भी छोटे भंवर का विरोध करने में सक्षम नहीं था। इसके अलावा एल्दम्यू जिनके पास अथाह ताकत है और दाओइस्ट जुई और संस्थापक सम्राट जैसे अन्य शीर्ष व्यक्ति वास्तव में मेरे भीतर रहने वाले छोटे भंवर को नोटिस करने में असमर्थ थे।
वास्तव में यह छोटा भंवर क्या है? इसमें इतनी भयानक क्षमता क्यों है? इसकी कौन सी अन्य क्षमताएं मैंने अभी तक नहीं खोजी हैं? बेशक, सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह मेरे पास क्यों है? यांग ये ने अपना सिर हिलाते हुए जोर से हंसा। ऐसा नहीं था कि उसने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह हर बार जब भी इसके बारे में सोचता था तो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ। इसलिए, जैसा कि वह हमेशा कहता था, जब तक कि छोटे भंवर ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया, तब तक सब ठीक था। अपने विचारों को सही करने के बाद, यांग ये खड़ा हुआ और अपने दिल में एक आह्वान जारी किया। बैंगनी रोशनी की एक किरण चमकी और बैंगनी मिंक उसके सामने प्रकट हुआ। छोटे साथी, क्या तुम्हारे पास अन्य क्षमताएं हैं? यांग ये ने पूछा। हर बार जब छोटे साथी की साधना आगे बढ़ती, तो उसे कुछ नई क्षमताएं प्राप्त होती, और यही कारण था कि यांग ये ने ऐसा प्रश्न पूछा था। बैंगनी मिंक ने पलकें झपकाईं, एक पल के लिए सोचा, और फिर उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। उसके बाद, उसने यांग ये पर अपना छोटा पंजा लहराया। कोई बैंगनी रोशनी नहीं चमकी, या यह कहा जाना चाहिए कि ऐसा लग रहा था कि कुछ भी नहीं हुआ था। हालांकि, यांग ये मौके पर ही चौंक गया, क्योंकि उसने देखा कि उसके हाथ में छिपी तलवार और उसके द्वारा पहनी गई स्थानिक अंगूठियां गायब हो गई थीं। यांग ये ने मुंह में लार भरी और कहा, छोटे साथी, क्या तुमने उनके साथ क्या किया? बैंगनी मिंक ने पलक झपकाए, और फिर उसने अपना पंजा एक बार फिर से हिलाया। छिपी हुई तलवार और स्थानिक छल्ले तुरंत यांग ये के सामने प्रकट हुए, और यांग ये एक बार फिर से दंग रह गया जब उसने उन्हें पतली हवा से प्रकट होते देखा, क्योंकि वह पूरी तरह से यह नोटिस करने में असमर्थ था कि वे वहां कैसे प्रकट हुए। अगर अपराधी उसके सामने नहीं होता, तो वह बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता कि ऐसा कुछ वास्तव में संभव था, क्योंकि चाहे वह छिपी हुई तलवार हो या स्थानिक छल्ले, उन पर उसके आध्यात्मिक ब्रांड का निशान था। हालांकि, यांग ये ने स्पष्ट रूप से महसूस किया था कि आध्यात्मिक ब्रांड उसी क्षण गायब हो गया था जब वे गायब हो गए थे। क्या यह थोड़ा ज्यादा भयानक नहीं है? अगर वह छोटा सा साथी किसी और के साथ है और मेरे साथ ऐसा करता है, तो जब उसने यहां तक सोचा, तो यांग ये को ठंडे पसीने से तरबतर होना पड़ा। क्या आपके पास और कौन सी नई क्षमताएं हैं? यांग ये ने अपने दिल में सदमे को दबाते हुए आगे कहा। बैंगनी मिंक ने एक पल के लिए सोचा, और फिर कुछ ही देर में उसने फिर से अपना छोटा पंजा हिलाना शुरू कर दिया। इस बार, यांग ये के सामने एक बैंगनी रंग की ऊर्जा तलवार दिखाई दी, और फिर उस छोटे साथी ने यांग ये की चकित निगाहों के नीचे अपने पंजे तेजी से हिलाए, जिससे यहाँ एक बेहद अजीब दृश्य दिखाई दिया। बैंगनी ऊर्जा तलवार मूल रूप से यांग ये के सामने थी। हालांकि, छोटे साथी के पंजे की एक लहर के साथ, यह अगले ही पल यांग ये के पीछे दिखाई दी। उसके बाद, उसके पंजे के एक और झटके से तलवार सीधे यांग ये के ऊपर दिखाई दी। अगले झटके से यह यांग ये के बाईं ओर दिखाई दी। ठीक इसी तरह, बैंगनी ऊर्जा तलवार लगातार अपनी स्थिति बदलती रही, और इसने यांग ये के जबड़े को जमीन पर गिरा दिया। यांग ये ने हमेशा सोचा था कि उसकी तलवार नियंत्रण तकनीक बेहद रहस्यमय और तेज थी, लेकिन जब इसकी तुलना छोटे साथी की इस तकनीक से की गई, तो उसने आखिरकार देखा कि उसकी तलवार नियंत्रण तकनीक बेहद कमजोर थी। अगर यह गति की तुलना थी, तो छोटे साथी की तकनीक ने तलवार नियंत्रण तकनीक की गति को पूरी तरह से कुचल दिया। अगर यह ताकत की तुलना थी, तो तलवार नियंत्रण तकनीक की ताकत बैंगनी ऊर्जा तलवार से बिल्कुल कम थी जब तक कि इसे तलवार के इरादे से बढ़ाया न जाए। बेशक, इस क्षमता के बारे में सबसे भयानक हिस्सा ऊर्जा तलवारें थीं जो कहीं से भी प्रकट हो सकती थीं, क्योंकि उनके खिलाफ सावधानी बरतना वास्तव में असंभव था। शायद युआन टोन को भी बहुत ज्यादा सिरदर्द हो जाता अगर उसे ऐसी ऊर्जा तलवारों से निपटना पड़ता। ठीक इसी समय, बैंगनी मिंक ने फिर से अपने छोटे छोटे पंजे हिलाने शुरू कर दिए, और फिर यांग ये के सामने लगभग 100 बैंगनी ऊर्जा तलवारें दिखाई दी। उसके बाद, वे आकाश में फड़फड़ाने लगी, जबकि यांग ये अचंभित भाव से देख रहा था। इसके अलावा, आकाश में 100 ऊर्जा तलवारों का फड़फड़ाना बस यांग ये की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। बैंगनी मिंक को यह सब बहुत पसंद आ रहा था, और वह लगातार अपने छोटे छोटे पंजे हिला रहा था। इसके अलावा, जब वह अपने पंजे हिला रहा था, तो आकाश में 100 ऊर्जा तलवारें अजीब अजीब तलवारों की आकृतियां बनाने लगी थीं। बेशक, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन ऊर्जा तलवारों का पता लगाना असंभव था। उदाहरण के लिए, उन्होंने पहले एक चौकोर आकार की तलवार का गठन किया था, लेकिन वे अगले ही पल एक गोल आकार की तलवार के गठन में बदल जाते थे। हाँ, यह एक प्रत्यक्ष परिवर्तन था और इसमें कोई प्रक्रिया नहीं थी। यांग ये जानता था कि यह छोटा सा साथी उसकी तलवार की छाती की तलवार संरचनाओं की नकल कर रहा था, और अगर इसकी ताकत को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो हमले का यह चौंकाने वाला तरीका उसकी तलवार की छाती की तलवार संरचना से बिल्कुल बेहतर था। जिस चौंकाने वाली गति से यह रूपांतरित हुआ और आगे बढ़ा, वह शायद कुछ ऐसा था जिसे आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी टाल नहीं पाए। जैसा कि दानव क्षेत्र के स्थानिक मिंक कबीले से अपेक्षित था। भले ही आप अभी भी एक किशोर अवस्था में हैं, लेकिन आपके पास पहले से ही ऐसी चौंकाने वाली स्थानिक तकनीकें हैं। ठीक इसी समय, लाइटनिंग ईगल के ऊपर से अचानक एक आह गूंजी।
यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई। कोई वास्तव में यहाँ आ गया है। और बैंगनी मिंक वास्तव में इस व्यक्ति की उपस्थिति को नोटिस करने में असमर्थ था। ऐसी ताकत है। जब उसने यहाँ तक सोचा तो यांग यी को ऐसा लगा जैसे वह किसी बड़े दुश्मन से भिड़ गया हो और उसकी हथेली के एक झटके से तलवार वाला संदूक उसके हाथ में आ गया। उसी समय उसके शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा हिंसक रूप से उमड़ने लगी। इस समय बैंगनी मिंक ने अपने पंजे हिलाना बंद कर दिया था और वह लगातार पलकें झपकाते हुए आसपास की ओर देख रहा था, जैसे कि वह कह रहा हो, मैं इस व्यक्ति को क्यों नहीं देख पा रहा हूं। ठीक इसी समय एक अधेड़ उम्र का आदमी अचानक लाइटनिंग ईगल पर दिखाई दिया। यांग ये ने तुरंत राहत की सांस ली जब उसने इस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा, क्योंकि यह कोई और नहीं बल्कि वही अधेड़ उम्र का आदमी था जिसने उसे उस दिन एक कमांड टोकन दिया था और उसे आज़ाद होने पर डार्क बीस्ट एम्पायर का दौरा करने के लिए कहा था। ठीक इसी समय हवा में उड़ती 100 बैंगनी ऊर्जा तलवारें अचानक गायब हो गईं। अगले ही पल वे अधेड़ उम्र के आदमी के सामने आ गईं। जाहिर है छोटे आदमी ने हमला किया था, क्योंकि अधेड़ उम्र के आदमी की अचानक उपस्थिति ने छोटे आदमी को नाराज कर दिया था। यांग ये ने जब यह दृश्य देखा तो वह तुरंत घबरा गया। जब वह कुछ करने वाला था तो अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया और बोला, रुको। जैसे ही मध्यम आयु वाले व्यक्ति की आवाज उसके होठों से निकली, 100 ऊर्जा तलवारें अचानक और अजीब तरह से हवा में रुक गईं, जैसे कि समय रुक गया हो। अध्याय 290 जानवर सम्राट। बैंगनी मिंक की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अपने सामने खड़े अधेड़ उम्र के आदमी को घूरने लगा। जाहिर है वह इस अधेड़ उम्र के आदमी की क्षमताओं से हैरान था। यांग ये भी चौंक गया। अतीत में वह जानता था कि इस रहस्यमय अधेड़ व्यक्ति की ताकत बेहद भयानक थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इस अधेड़ व्यक्ति की ताकत वास्तव में इस हद तक भयानक होगी। क्योंकि अधेड़ व्यक्ति ने शुरू से ही कुछ नहीं किया था और उसने बस एक सपाट स्वर में रोको शब्द बोला था। उसके बाद 100 भयानक बैंगनी ऊर्जा तलवारें जो उस छोटे से साथी द्वारा नियंत्रित थीं, बस ऐसे ही रुक गईं। यह किस तरह की क्षमता है? इस अधेड़ उम्र के आदमी के पास वास्तव में किस तरह की ताकत है? क्या वह एक साथ दायरे में है या शायद सम्राट दायरे में? यांग ये ने अपने दिल में सदमे और सवालों को दबाते हुए कहा, वरिष्ठ, हम फिर मिलेंगे। अधेड़ उम्र का आदमी मुस्कुराया और फिर उसके सामने की ऊर्जा तलवारें गायब हो गईं, जैसे कि वे कभी वहां थी ही नहीं। इससे यांग ये और भी हैरान हो गया। यांग ये ने अपने दिल में कहा, इस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ताकत निश्चित रूप से ताओवादी जुई और संस्थापक सम्राट से कम नहीं है। अधेड़ उम्र के व्यक्ति की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी जब उसने यांग ये को देखा, और फिर उसने कहा, चौथा स्तर तलवार इरादा, प्रथम स्वर्ग क्षेत्र की 9वीं रैंक का शिखर, एक भौतिक शरीर जो एक आत्मा रैंक डार्क बीस्ट और यहाँ तक प्रबुद्ध तलवार दिल के बराबर है। मानव बच्चे, तुमने मुझे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया है। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और इस पर कोई जवाब नहीं दिया। इसके बजाय उसने कहा, मुझे आश्चर्य है कि सीनियर इस बार यहाँ क्यों आए हैं। इससे मिलने के लिए। अधेड़ उम्र के आदमी ने बैंगनी रंग के मिंक को देखा, जबकि उसकी आंखों में एक जटिल अभिव्यक्ति की झलक दिखाई दी। उसने कहा, जैसा कि स्वर्ग द्वारा अनुग्रहित व्यक्ति से अपेक्षित है। आप इतनी कम उम्र में ही स्पिरिट रैंक के आधे रास्ते पर हैं और आपके पास ऐसी रहस्यमय जन्मजात स्थानिक क्षमताएं भी हैं। क्या यह आपके वंश की वजह से है? यह वास्तव में ईर्ष्या का कारण है। बैंगनी मिंक ने पलकें झपकाईं और कुछ नहीं कहा। अधेड़ उम्र का आदमी कुछ कहना चाहता था, लेकिन वह बहुत देर तक हिचकिचाता रहा और अंत में कुछ नहीं बोला। उसने बस गहरी सांस ली और उसमें जो लाचारी और अनिच्छा थी, उसे यांग ये भी साफ साफ समझ सकता था। जब उसने अधेड़ उम्र के आदमी को इस तरह से काम करते देखा, तो यांग ये ने मन ही मन हिसाब लगाना शुरू कर दिया। इस अधेड़ उम्र के आदमी की ताकत निश्चित रूप से दाओवादी जुई और संस्थापक पूर्वज से कम नहीं है। अगर मैं ऐसे विशेषज्ञ के साथ संबंध बनाने में सक्षम हूं या उसे मुझ पर एहसान करने के लिए मजबूर कर सकता हूं, तो मेरे पास एक और तुरुप का पत्ता होगा और भविष्य में जब मैं फ्लावर पैलेस का सामना करूंगा तो और भी अधिक आत्मविश्वास होगा। जब उसने यहां तक सोचा, यांग ये ने झिझकना बंद कर दिया और तुरंत निर्णय लिया और कहा, वरिष्ठ, मुझे लगता है कि आप छोटे साथी को खोजने के लिए 2 बार नहीं आए हैं, केवल छोटे साथी से मिलने के लिए, है ना? जब वह यहां तक बोला, तो यांग ये ने कुछ देर रुकने के बाद अपनी बात जारी रखी। अगर सीनियर को हमारी सहायता की जरूरत है, तो जब तक यह हमारी क्षमता के भीतर है, तब तक छोटा लड़का और मैं दोनों कोशिश कर सकते हैं। यह सुनते ही अधेड़ उम्र के आदमी की आंखों में चमक आ गई और वह थोड़ी उत्तेजना के साथ बोला, क्या आप गंभीर हैं? जब उन्होंने बोलना समाप्त किया, तो उन्होंने आगे कहा, क्या आप इसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं? यांग ये मुस्कुराया और फिर उसने बैंगनी मिंक को देखा। बाद में वह यांग ये के कंधे पर चमक गया और फिर उसने अपने छोटे छोटे कानों से यांग ये के कानों को बेहद अंतरंग तरीके से रगड़ा। यह दृश्य देखकर अधेड़ उम्र के व्यक्ति के हाव भाव थोड़े बदल गए और फिर उसने यांग ये को गहराई से देखा और फिर बोला, मानव बच्चे, तुम वाकई मुझे अपने बारे में और भी अधिक उत्सुक बना रहे हो। बताओ, तुम्हारी शर्तें क्या हैं?
यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, यह सबसे अच्छा होगा अगर सीनियर हमें पहले बता दे कि आपको हमसे क्या चाहिए। वह बेवकूफ नहीं था। अगर अधेड़ उम्र का आदमी चाहता है कि वह और छोटा लड़का कुछ ऐसा करे जो स्वर्ग के विरुद्ध हो, तो क्या वह मौत को दावत नहीं दे रहा होगा? कितना सतर्क आदमी है। अधेड़ उम्र के आदमी ने हंसते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं तुम दोनों से ऐसा कुछ करने को नहीं कहूंगा जो तुम्हारी क्षमताओं के दायरे से बाहर हो। मैं केवल यह पूछना चाहता हूं कि यह दक्षिणी क्षेत्र में कैसे आया। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, अधेड़ उम्र के आदमी ने बैंगनी मिंक को देखा। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। उसे स्वाभाविक रूप से विश्वास नहीं हुआ कि अधेड़ उम्र का आदमी सिर्फ यही पूछने के लिए उन्हें ढूंढने आया था। काफी देर तक गहन विचार करने के बाद यांग ये ने कहा, वरिष्ठ, शायद यह आपके उद्देश्य की पूरी सीमा नहीं है ना? होशियार इंसान, अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर उसने बैंगनी मिंक को देखा और एक गंभीर भाव प्रकट करते हुए कहा, ऐसी परिस्थितियों में जहां किसी विशेषज्ञ ने सील को कमजोर नहीं किया है, उसे दक्षिणी क्षेत्र में दिखाई नहीं देना चाहिए था और नहीं दिखाई दे सकता था। हालांकि समस्या यह है कि यह यहां दिखाई दिया है। दूसरे शब्दों में, सील को पार करने के अलावा एक और तरीका है जिसका उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में जाने के लिए किया जा सकता है। यांग ये ने पूछा, सीनियर के पास जो ताकत है उसके साथ सील्स को पार करना शायद मुश्किल नहीं है ना? यह मुश्किल नहीं है, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कहा, हालांकि अगर मैं दक्षिणी क्षेत्र छोड़ देता हूं, तो मेरा डाकबीस्ट साम्राज्य संभवतः मनुष्यों द्वारा तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा मुझे निकट भविष्य में स्वर्गपथ पर विजय पाने की कोशिश करनी होगी, और चाहे मैं सफल हों या असफल, मैं दक्षिणी क्षेत्र में फिर से प्रकट नहीं हो पाऊंगा। उस समय मेरे डाकबीस्ट साम्राज्य में असंख्य डाकबीस्ट संभवतः मनुष्यों द्वारा गुलाम बना लिए जाएंगे। यांग ये ने आश्चर्य से कहा, सीनियर क्या डाकबीस्ट साम्राज्य से सभी डाकबीस्टों को अन्य क्षेत्रों में स्थानांतरित करने का इरादा रखता है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, भले ही डाकबीस्ट और मनुष्य अभी सद्भाव में रह रहे हों, लेकिन मनुष्य भविष्य में निश्चित रूप से मेरी डाकबीस्ट जाति के विरुद्ध कार्य करेंगे। मनुष्यों की लालची प्रकृति के साथ, वे हमारे पास मौजूद डाकबीस्ट के आंतरिक कोर और ग्रैंड मायरीड पर्वतों के भीतर मौजूद अनगिनत प्राकृतिक खजानों से कैसे मोहित नहीं हो सकते। वे निश्चित रूप से मेरी डाकबीस्ट जाति के विरुद्ध कार्य करेंगे। अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है, इसका कारण मेरी उपस्थिति है, लेकिन एक बार जब मैं चला गया, तो ग्रैंड मायरीड पर्वत शायद मनुष्यों का पिछवाड़ा बन जाएगा। यांग ये ने जब यह सुना तो वह कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। भले ही वह भी एक इंसान था, लेकिन उसके पास यह स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि इस रहस्यमय अधेड़ उम्र के आदमी की बात समझ में आती है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ग्रैंड मायरीड पर्वतों और डाकबीस्ट साम्राज्य के डाकबीस्ट के आंतरिक कोर के भीतर स्वर्ग और पृथ्वी के अनगिनत प्राकृतिक खजानों से कैसे मोहित नहीं हो सकता है। अधेड़ उम्र के आदमी ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम दोनों मेरी डाकबीस्ट रेस को दूसरे इलाकों में ले जाने में सक्षम हो, तो ठीक है, यह सबसे अच्छा है अगर यह दानव क्षेत्र है। लेकिन अगर तुम ऐसा करने में सक्षम हो, तो यह सम्राट किसी भी चीज के लिए सहमत होगा। जब उसने यह सम्राट शब्द सुने तो यांग ये की पलकें झपक गईं, और उसने कहा, सीनियर डाकबीस्ट साम्राज्य का जानवर सम्राट है। अधेड़ उम्र के आदमी ने सिर हिलाया और कहा, हम डाकबीस्ट तुम इंसानों की तरह अपनी बात से पीछे नहीं हटते। मैं निश्चित रूप से वही करूंगा जो मैंने कहा है। यांग ये ने जब अधेड़ उम्र के आदमी को अपना अनुमान स्वीकार करते सुना तो वह चौंक गया। कोई आश्चर्य नहीं कि इस अधेड़ उम्र के आदमी की ताकत इतनी भयानक थी। तो वह वास्तव में ग्रैंड मायरीड पर्वतों का मालिक है। हैरान होने के बाद यांग ये खुद को उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक सका, क्योंकि अगर वह छोटा सा साथी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की मदद करने में सक्षम था, तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि जानवर सम्राट ने उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। जब उसने यहां तक सोचा तो यांग ये ने बैंगनी मिंक की ओर देखा। हालांकि बैंगनी मिंक ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया, क्योंकि उसने उनके सामने अपना छोटा सा सिर हिलाकर यह प्रदर्शित किया कि वह ऐसा करने में असमर्थ है। जब बीस्ट सम्राट ने बैंगनी मिंक को अपना सिर हिलाते हुए देखा तो उसकी आंखों में निराशा की एक झलक उभर आई जिसे छिपाना असंभव था, और फिर उसने धीमी आवाज में कहा, क्या यह हो सकता है कि स्वर्ग वास्तव में मेरी डाकबीस्ट जाति को नष्ट करना चाहता है? यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। उसने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर हल्के से कहा, छोटे दोस्त, तुम यहाँ कैसे पहुंचे? यांग ये की बात सुनकर जानवर सम्राट ने भी बैंगनी मिंक को देखा। जाहिर है वह भी जवाब जानना चाहता था। यांग ये सुनते ही बैंगनी मिंक के चेहरे पर लाल रंग की परत छा गई और फिर उसकी आंखें घूमने लगीं। जाहिर है वह इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था। यांग ये ने छोटे बच्चे का सिर सहलाते हुए कहा, खेलना बंद करो, यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बैंगनी मिंक ने अपना चेहरा सिकोड़ लिया और फिर उसने अपने छोटे पंजे हिलाना शुरू कर दिया। कुछ देर की बातचीत के बाद यांग ये को आखिरकार समझ में आ गया कि बैंगनी रंग का मिंक दक्षिणी क्षेत्र में क्यों दिखाई दिया था। दरअसल इसकी वजह यह थी कि वह चंचल था।
सामान्य विचार यह था कि दानव क्षेत्र में उसके कबीले में एक लड़ाई हुई थी और उस लड़ाई के कारण उसके कबीले में एक रहस्यमय स्थानिक भंवर प्रकट हुआ। बैंगनी मिंग जिज्ञासु और चंचल था, इसलिए जब उसके प्रियजन ध्यान नहीं दे रहे थे तो वह स्थानिक भंवर में प्रवेश कर गया। उसके बाद जब वह एक बार फिर दिखाई दिया तो वह इस अपरिचित स्थान पर था, दक्षिणी क्षेत्र में। यांग ये को समझ में नहीं आया कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए जब उसे पता चला कि उस छोटे से आदमी का क्या मतलब था। इस छोटे से आदमी ने वास्तव में एक स्थानिक भंवर में प्रवेश करने की हिम्मत भी की। स्थानिक भंवर इतने खतरनाक होते हैं कि एक साल रियल विशेषज्ञ भी शायद ही कभी स्थानिक भंवर में प्रवेश करने की हिम्मत करे। जानवर सम्राट ने भी अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। जाहिर है, उसे उम्मीद नहीं थी कि छोटा सा साथी इस तरह से दक्षिणी क्षेत्र में पहुंच गया होगा। वह एक स्थानिक भंवर भी बना सकता था, लेकिन क्या कोई उसमें प्रवेश करने की हिम्मत करेगा? वह स्पष्ट रूप से उन खतरों और भय से वाकिफ था जो स्थानिक भंवरों के भीतर रहते थे, और थोड़ी सी भी गलती से एक साथ दायरे के विशेषज्ञ को भी तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया जा सकता था। अगर कोई किस्मत से बच भी जाए तो कौन जानता है कि उसे स्थानिक भंवर द्वारा कहां टेलीपोर्ट किया जाएगा। संक्षेप में, डार्क बीस्ट रेस को स्थानांतरित करने के उनके इरादे विफल हो गए। बीस्ट सम्राट ने अपने चेहरे पर एक असहाय भाव के साथ अपना सिर हिलाया और वह बस जाने ही वाला था। हालांकि ठीक इसी समय बैंगनी मिंग अचानक बीस्ट सम्राट की ओर चमक उठी और फिर कई लहरें बीस्ट सम्राट की ओर तैरने लगीं। उसके बाद बीस्ट सम्राट की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं। थोड़ी देर बाद जानवर सम्राट ने यांग ये को देखा। उसने यांग ये को थोड़ी देर तक देखा, फिर एक बार फिर बैंगनी मिंग को देखा और फिर उसने कहा, मुझे तुम पर विश्वास है। क्योंकि तुमने उसे चुना है तो वह बिल्कुल भी साधारण व्यक्ति नहीं है। जब उसने यहां तक बात की तो जानवर सम्राट ने एक पल के लिए गहराई से सोचा और फिर उसने कहा, क्या मेरी डाकबीस्ट जाति दानव क्षेत्र में आपके कबीले की जागीरदार बन सकती है? दानव क्षेत्र में अनगिनत दुर्जय दानव जानवर कबीले थे और ये दानव जानवर कबीले बिल्कुल भी ऐसे अस्तित्व नहीं थे जिनकी तुलना डाकबीस्ट साम्राज्य के डाकबीस्ट कर सकें। अगर डाकबीस्ट बिना किसी सहारे के दानव क्षेत्र में घुस जाते तो वे निश्चित रूप से उन दानव जानवर कबीलों के गुलाम बन जाते। अगर ऐसा होता तो क्या किसी दुर्जय दानव जानवर कबीले का जागीरदार बनने की पहल करना बेहतर नहीं होता? भले ही वे एकमात्र जागीरदार होते, लेकिन उनकी अपनी गरिमा होती। इस बार बैंगनी मिंग चुप हो गया। अगर यह उसकी राय या उसके कबीले के उन पुराने साथियों की राय के अनुसार था तो यह बिल्कुल असंभव था, क्योंकि इन डाकबीस्ट्स की रक्तरेखा बहुत ही घटिया थी। एक घटिया रक्तरेखा दर्शाती थी कि इन डाकबीस्ट्स में कम क्षमता थी, और कम क्षमता दर्शाती थी कि उनकी भविष्य की उपलब्धियां कम होंगी। सरल शब्दों में कहें तो दक्षिणी क्षेत्र से इन डाकबीस्ट्स को अपने कबीले के जागीरदार के रूप में लेना थोड़ा शर्मनाक था। बैंगनी मिंग ने मना नहीं किया था। इसका कारण यह था कि वह जानता था कि ये डाकबीस्ट और यह अधेड़ उम्र का आदमी यांग ये के लिए क्या मायने रखता है। यांग ये की ताकत वास्तव में बहुत कमजोर थी, और ये डाकबीस्ट और यह अधेड़ उम्र का आदमी संयोग से यांग ये की मदद करने में सक्षम थे। अध्याय 291, बैंगनी सोने का कवच। कुछ देर की खामोशी के बाद बैंगनी मिंग ने यांग यी की ओर देखा और फिर सिर हिलाया। ठीक जब जानवर सम्राट प्रसन्न था, बैंगनी मिंग के मुंह से एक बार फिर उतार चढ़ाव की किस्में निकलीं। थोड़ी देर बाद जानवर सम्राट ने यांग ये पर एक गहरी नजर डाली और फिर कहा, बच्चे, तुम वास्तव में बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें इसकी स्वीकृति मिली है। यह कहने के बाद उसने एक बार फिर बैंगनी मिंग की ओर देखा और कहा, मैं आपकी आवश्यकताओं से सहमत हूं। बैंगनी मिंग ने सिर हिलाया और फिर उसने यांग यी को देखा और एक हल्की मुस्कान प्रकट की। हालांकि वह नहीं जानता था कि छोटा लड़का और जानवर सम्राट किस बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वह स्पष्ट रूप से जानता था कि जानवर सम्राट के अनुरोध ने छोटे लड़के को परेशान कर दिया था। इसके अलावा छोटा लड़का शायद उसके कारण ही अंत में सहमत हुआ था। जब उसने यहां तक सोचा तो यांग ये का दिल गर्म हो गया और उसने कहा, मुझे भी लगता है कि मैं उस छोटे साथी से मिलने में सक्षम होने के लिए बहुत भाग्यशाली हूं। यांग ये की बात सुनते ही बैंगनी मिंग के गोल और मोटे चेहरे पर एक शानदार मुस्कान उभरी और फिर वह यांग ये के कंधे पर चली गई और फिर उसने अपना माथा यांग ये के चेहरे पर रगड़ा। यह दृश्य देखकर बीस्ट सम्राट की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। शुरू में उसे लगा कि बैंगनी मिंग के पास यांग यी के साथ रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, या फिर उसके हितों से जुड़े कुछ कारणों से ऐसा हुआ होगा। हालांकि यह आदमी और मिंग अब शायद सिर्फ साथी नहीं थे। जब उसने इसे उन परिस्थितियों से जोड़ा जिन पर उसने अभी अभी बैंगनी मिंग के साथ चर्चा की थी, तो जानवर सम्राट को पता था कि उसे यांग ये के साथ व्यवहार करने के तरीके को पूरी तरह से बदलना होगा। जब उसने यहां तक सोचा तो जानवर सम्राट ने यांग ये की ओर अपनी उंगली हिलाने से पहले थोड़ा हिचकिचाया और फिर सोने की रोशनी की एक किरण सीधे यांग ये के शरीर में प्रवेश कर गई। यांग ये का पूरा शरीर कांप उठा। उसे लगा जैसे उसके शरीर में कुछ जोड़ा गया है, फिर भी वह इसे महसूस नहीं कर पाया। उसने तुरंत अपने दिल में सदमे और घबराहट को दबा लिया और फिर उसने जानवर सम्राट को देखा और हैरान स्वर में बोला, वरिष्ठ, यह क्या है?
यह एक कवच है। जानवर सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, इसे वायलेट गोल्ड कवच कहा जाता है। यह एक बार कम ग्रेड का स्वर्ग रैंक कवच था, लेकिन इसे अभी केवल पृथ्वी रैंक के उच्च ग्रेड पर ही माना जा सकता है। एक स्वर्ग रैंक कवच। यांग ये ने तुरंत ही दम तोड़ दिया। हे भगवान, एक स्वर्ग रैंक कवच। स्वर्ग रैंक। यांग ये थोड़ा अपना संयम बनाए रखने में असमर्थ था। वर्तमान में उसका भौतिक शरीर एक साधारण आत्मा रैंक डार्क बीस्ट से कम नहीं था, और अब जब उसके पास यह कवच था, तो उसने सोचा कि उसकी शारीरिक रक्षा अभी कितनी असामान्य थी। उत्साहित मत हो, जानवर सम्राट ने कहा, क्या मैंने अभी तुम्हें नहीं बताया? इसे अब केवल उच्च श्रेणी का पृथ्वी रैंक कवच माना जा सकता है, और यह अपने प्राइम की तुलना में बहुत कमजोर है। यह सुनकर यांग ये का दिमाग थोड़ा साफ हो गया। भले ही निम्न श्रेणी का स्वर्ग रैंक और उच्च श्रेणी का पृथ्वी रैंक सिर्फ एक स्तर दूर था, यांग ये समझ गया कि वह छोटा सा हिस्सा क्या दर्शाता है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। एक पल के लिए गहराई से विचार करने के बाद यांग ये ने कहा, वरिष्ठ, मेरे ज्ञान के अनुसार स्वर्ग रैंक के खजाने की गुणवत्ता को कम करना आसान नहीं होना चाहिए, है ना? जानवर सम्राट मुस्कुराया और कहा, यह सच है। यहाँ तक एक एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ को भी स्वर्ग रैंक के खजाने को नष्ट करना बेहद मुश्किल लगेगा। लेकिन अगर यह मैं हूँ। हाहा, यांग ये ने जब बीस्ट सम्राट की बात सुनी तो वह जोर से हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। वास्तव में, अगर कोई साधारण व्यक्ति स्वर्ग रैंक के खजाने को नष्ट करना चाहता है तो यह निस्संदेह एक इच्छाधारी सपना था। हालांकि, क्या यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो उसके सामने खड़ा था, एक साधारण व्यक्ति था? यद्यपि यह कवच मेरे लिए बेकार है, फिर भी यह आपके वर्तमान साधना क्षेत्र में आपके लिए अत्यंत उपयोगी है। पशु सम्राट ने कहा। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और जोर से हंसा। भले ही उच्च श्रेणी का पृथ्वी रैंक खजाना बहुत अच्छा था, लेकिन इसकी तुलना स्वर्ग रैंक के खजाने से कैसे की जा सकती है? लेकिन यांग ये इस तथ्य को स्वीकार करने में सक्षम था, क्योंकि कुछ होना कुछ न होने से बेहतर था। जब उसने यहाँ तक सोचा, तो यांग ये ने अपनी मुट्ठी जानवर सम्राट की ओर मोड़ी और कहा, वरिष्ठ, उपहार के लिए धन्यवाद। लेकिन मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। यह स्वर्ग रैंक का खजाना पृथ्वी रैंक में कैसे गिरा दिया गया? क्योंकि इस कवच के मालिक ने मेरे एक घूंसे को मजबूती से झेला था। जानवर सम्राट ने कहा, वह मानव इस कवच की वजह से बच गया। हालांकि, इस कवच के भीतर मौजूद उपकरण आत्मा नष्ट हो गई। एक बार जब इसने अपनी उपकरण आत्मा खो दी, तो इस कवच को केवल साधारण माना जा सकता था, और अगर यह इस बात पर विचार न करता कि उस उपकरण आत्मा ने अपने स्वामी की कितनी वफादारी से रक्षा की थी, तो मैंने इस कवच को बहुत पहले ही फेंक दिया होता। उस आदमी की साधना कैसी थी जिसे सीनियर से मुक्का मिला था? यांग ये ने धीमी आवाज में पूछा। जानवर सम्राट ने यांग ये की ओर देखा और कहा, एक साल दायरे। हालांकि, वह एक साधारण एक साल दायरे का विशेषज्ञ नहीं था। बेशक, अगर यह इस कवच की उपकरण आत्मा की वफादार सुरक्षा के लिए नहीं होता, तो वह चाहे कितना भी राक्षसी प्रतिभाशाली क्यों न हो, मेरे एक मुक्के का विरोध करने में असमर्थ होता। यांग ये की पलकें झपकने लगी जब उसने यह सुना। एक साल रियल्म विशेषज्ञ ने वास्तव में इस बीस्ट सम्राट के एक मुक्के से बचने के लिए स्वर्ग रैंक के खजाने पर भरोसा किया था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि अगर एक साल रियल्म विशेषज्ञ के पास स्वर्ग रैंक का खजाना नहीं है, तो उस एक साल रियल्म विशेषज्ञ के लिए बीस्ट सम्राट के एक मुक्के का सामना करना भी असंभव होगा? यांग यी चौंक गया। जानवर सम्राट वास्तव में कितना शक्तिशाली है। यह कवच मूल रूप से युद्ध में अपने मालिक की सहायता करने के लिए मानव रूप ले सकता था, और जब इसका मालिक खतरे में होता तो यह अपने मालिक की स्वचालित रूप से रक्षा करता था। हालांकि, अब जब इसने अपनी उपकरण आत्मा खो दी है, तो इसमें केवल एक रक्षात्मक अंधेरे खजाने की क्षमता है। इसके अलावा, यह अब अपने मालिक की स्वचालित रूप से रक्षा नहीं करेगा। दूसरे शब्दों में, आपको इसे भविष्य में अपनी गहन ऊर्जा के साथ सक्रिय करना होगा। आप इसे अभी आजमा सकते हैं, जानवर सम्राट ने कहा। यांग ये ने यह सुनकर सिर हिलाया और फिर उसके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी। एक पल में, ऊर्जा से बना एक पतला बैंगनी सुनहरा कवच उसके ऊपर दिखाई दिया, और उसके सिर के अलावा, उसने उसके पूरे शरीर और यहाँ तक कि उसकी बाहों को भी ढक लिया। यांग ये अपने पूरे शरीर को ढंकने वाले बैंगनी सुनहरे रंग के ऊर्जा कवच को देखकर खुद को उत्साहित महसूस करने से नहीं रोक पाया। भले ही उसने अपनी आंखों से इसकी रक्षात्मक क्षमताओं को नहीं देखा था, लेकिन वह यह महसूस करने में सक्षम था कि यह कितना भयानक था। दूसरे शब्दों में, जब उसके भौतिक शरीर की ताकत को वायलेट गोल्ड कवच की रक्षात्मक क्षमता के साथ जोड़ा जाता है, तो एक साधारण किंग रियल्म विशेषज्ञ उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जानवर सम्राट ने अचानक पूछा, ठीक है, क्या तुम्हारे पास अभी भी वह कमांड टोकन है जो मैंने तुम्हें दिया था? यांग ये यह सुनकर दंग रह गया। अगर जानवर सम्राट ने उल्लेख नहीं किया होता, तो यांग ये कमांड टोकन को लगभग भूल ही जाता। उसने तुरंत अपनी हथेली पलटी और उसे वापस ले लिया। जैसे ही उसने यांग ये की हथेली में कमांड टोकन को देखा, जानवर सम्राट मुस्कुराया और कहा, बच्चे, मुझे कहना होगा कि तुम मूर्ख हो। क्या तुम जानते हो कि यह कमांड टोकन क्या दर्शाता है? यह क्या दर्शाता है? यांग ये वास्तव में नहीं जानता था।
यह मेरी उपस्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। जानवर सम्राट मुस्कुराया और कहा, अपने कब्जे में इस कमांड टोकन के साथ आप मेरे डाकबीस्ट साम्राज्य के कुछ निश्चित क्षेत्रों को छोड़कर पूरे ग्रैंड मायरीड पहाड़ों में स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। इसके अलावा आप स्पिरिट रैंक से नीचे के डाकबीस्ट को कमांड कर सकते हैं। यदि आपने उस दिन घिरे होने पर इस कमांड टोकन को वापस ले लिया होता तो आप उस समय आने वाली सभी परेशानियों से बच सकते थे। स्पिरिट रैंक से नीचे डाकबीस्ट को कमांड करें। यांग ये चौंक गया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि इस कमांड टोकन में वास्तव में ऐसा कोई फंक्शन है। भले ही यह स्पिरिट रैंक से नीचे केवल डाकबीस्ट थे, फिर भी ग्रैंड मायरीड माउंटेन में डाकबीस्ट को कमांड करने में सक्षम होना बेहद भयानक था। आखिरकार ग्रैंड मायरीड माउंटेन पर डाकबीस्ट की संख्या अरबों में थी। थोड़ी देर बाद यांग ये ने अपने दिल में सदमे को दबाते हुए कहा, वरिष्ठ, क्यों? जानवर सम्राट ने हंसते हुए बैंगनी मिंक की ओर देखा और फिर कहा, यह स्वाभाविक रूप से इसके कारण है। आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि स्पिरिट रैंक या उससे ऊपर के डाकबीस्ट के अलावा व्यवहारिक रूप से कोई भी डाकबीस्ट उस छोटे साथी के भयानक रक्तरेखा दबाव का विरोध करने में सक्षम नहीं है। जब यह ऐसा है तो मैं आप दोनों को सुविधा क्यों नहीं देता? यांग ये ने यह सुनकर सूखी हंसी उड़ाई। जाहिर है, बीस्ट सम्राट को डाकबीस्ट के छोटे साथी भयानक समूहों के बारे में पता था। वास्तव में स्पिरिट रैंक से नीचे व्यवहारिक रूप से कोई भी डाकबीस्ट नहीं था जो उसके भयानक रक्तरेखा दबाव का विरोध कर सके। इसके अलावा छोटे साथी की ताकत एक बार फिर से सुधर गई थी, इसलिए शायद यह केवल किंग रैंक डाकबीस्ट ही नहीं था जो छोटे साथी के रक्तरेखा दबाव का विरोध नहीं कर सकता था। यहाँ तक कुछ स्पिरिट रैंक डाकबीस्ट भी शायद उसके रक्तरेखा दबाव का विरोध करने में असमर्थ होंगे। तुम कर्म भाग्य को जब्त करने के लिए प्राचीन युद्ध के मैदान में जा रहे हो, जानवर सम्राट ने धीमी आवाज में कहा था। यांग ये दंग रह गया। उसे नहीं पता था कि जानवर सम्राट ने यह सवाल क्यों पूछा था, लेकिन उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, मैंने संस्थापक पूर्वज से वादा किया था कि मैं कर्म भाग्य को जब्त करने के लिए ग्रैंड किन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करूंगा। जानवर सम्राट ने अपना सिर हिलाया और कहा, अगर यह संभव है तो कर्म भाग्य के लिए लड़ने मत जाओ और बस मेरे डाकबीस्ट साम्राज्य में रहो। इस तरह तुम अपनी जान बचा पाओगे। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, सीनियर? ये शब्द बोलते हुए यांग ये ने भौहें सिकोड़ लीं। जानवर सम्राट ने अपना सिर उठाया और दक्षिण की ओर देखा, और फिर उसने हल्की आह भरी और कहा, आपको शायद पता होना चाहिए कि 6 महान शक्तियों और ग्रैंड किन साम्राज्य के बीच संबंध सामंजस्यपूर्ण नहीं है। वर्तमान में ग्रैंड किन साम्राज्य दोपहर के आकाश में धधकते सूरज की तरह है, और इसकी ताकतों ने पहले ही मूल स्कूल और अन्य 5 महान शक्तियों में भय पैदा कर दिया है। इसके अलावा संस्थापक सम्राट के पास ऊंची आकांक्षाएं हैं और वह उन असाधारण संप्रदायों का सफाया करने का इरादा रखता है। दूसरे शब्दों में, ग्रैंड किन साम्राज्य और 6 महान शक्तियों के बीच जल्द या बाद में लड़ाई छिड़ जाएगी। इस समय आप कर्म के लिए लड़ने के लिए ग्रैंड किन साम्राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यह ठीक होगा यदि आपकी उपलब्धियां खराब थीं या आप प्राचीन युद्ध में मारे गए थे। हालांकि यदि आप सफल हुए तो क्या आपको लगता है कि 6 महान शक्तियां आपको जीवित रहने देंगी? यांग ये ने यह सुनकर चुप्पी साध ली। उसने पहले इस बारे में नहीं सोचा था। जब बीस्ट सम्राट ने अब इसके बारे में बात की तो उसे अचानक एहसास हुआ कि वह इन महान शक्तियों के बीच एक भंवर में बह गया था। उसे इसका एहसास भी नहीं था। इसके अलावा अब उसके पास जो ताकत है उसके साथ इस तरह के भंवर में बह जाना निश्चित रूप से उसे टुकड़ों में कुचल देगा। हालांकि यांग ये ने कड़वी हंसी हंसते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, वरिष्ठ, मैं आपके अच्छे इरादों की सराहना करता हूं। हालांकि मैंने संस्थापक पूर्वज के साथ एक समझौता किया है, और मैं संस्थापक पूर्वज द्वारा मेरी मां के जीवन की रक्षा के बदले में कर्म भाग्य को जब्त करने के लिए साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करूंगा। मेरी मां की खातिर मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। जानवर सम्राट ने यांग ये की ओर देखा और फिर थोड़ा सिर हिलाया, और फिर उसने कहा, कोई बात नहीं। चूंकि तुम प्राचीन युद्ध क्षेत्र की ओर जा रहे हो तो मैं तुम्हें कुछ भाग्य दूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम वहां पहुंचने के बाद मेरी डाकबीस्ट रेस को कुछ मदद दे पाओगे। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जानवर सम्राट ने अचानक अपना हाथ बढ़ाया और अपनी उंगली से यांग ये के माथे के केंद्र को छुआ, और फिर उसकी उंगली से यांग ये में भयानक ऊर्जा की एक धारा प्रवाहित हुई। जैसे ही शुद्ध ऊर्जा की एक किरण लगातार उसके शरीर में प्रवाहित हुई, यांग ये की आंखें धीरे धीरे चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने देखा कि जानवर सम्राट वास्तव में अभी अपनी साधना में जबरदस्ती सुधार कर रहा था। इस खोज ने यांग ये को चौंका दिया क्योंकि उसकी साधना में जबरदस्ती सुधार से उसे अपूरणीय क्षति होने की संभावना थी। सख्ती से कहा जाए तो यह उसे राजा क्षेत्र से आगे बढ़ने में असमर्थ भी कर सकता था। जानवर सम्राट वास्तव में क्या करना चाहता है? दुर्भाग्य से वह अभी विरोध करने में पूरी तरह से असमर्थ था, और वह केवल जानवर सम्राट को उस शुद्ध ऊर्जा को बलपूर्वक अपने अंदर डालने की अनुमति दे सकता था। अध्याय 292 राजा क्षेत्र। अज्ञात समय के बाद जानवर सम्राट ने अचानक अपने हाथ वापस खींच लिए। उसी समय यांग ये के शरीर से एक भयानक प्रभावशाली आभा निकली।
जानवर सम्राट ने हल्के से अपना हाथ हिलाने से पहले मुस्कुराया और भयानक प्रभावशाली आभा तुरंत गायब हो गई। जानवर सम्राट की आंखों में प्रशंसा और आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी जब उसने यांग ये को देखा, जिसकी आंखें अभी भी कसकर बंद थीं, क्योंकि उसने देखा कि उसने यांग ये की प्राकृतिक प्रतिभा और क्षमता को कम करके आंका था। उसके शुरुआती अनुमानों के अनुसार यांग ये ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट तक उसकी ऊर्जा को सहन कर पाएगा। हालांकि यांग ये ने इसे लगभग 4 घंटे तक सहन किया था। यहां तक एक आत्मिक क्षेत्र विशेषज्ञ को भी उसकी ऊर्जा को 4 घंटे तक सहन करना मुश्किल लगेगा। हालांकि यांग ये, जो कि सिर्फ पहले स्वर्ग क्षेत्र में था, उसने ऐसी उपलब्धि हासिल की थी। उसी समय जब जानवर सम्राट को यह देखकर झटका लगा तो वह थोड़ा हैरान हुआ। वह इस बात से हैरान था कि यांग ये इतनी ऊर्जा को कैसे सहन कर सकता है। काफी समय बीतने के बाद यांग ये ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और फिर अपने शरीर की जांच करने के बाद वह अचानक चौंक गया, क्योंकि उसने देखा कि वह पहले से ही राजा के दायरे में था। हे भगवान, मैं अभी 2 रैंक आगे बढ़ा था, फिर भी मैं वास्तव में अब एक दायरे से आगे बढ़ गया हूँ। क्या ऐसी गति थोड़ी ज्यादा डरावनी नहीं है? उसे कोई सुखद आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि उसे केवल झटका लगा, क्योंकि अपनी साधना को बेहतर बनाने के लिए बाहरी शक्तियों का अत्यधिक उपयोग निश्चित रूप से उसके शरीर को अपूरणीय क्षति पहुंचाएगा। जब उसने यहां तक सोचा, यांग ये ने जानवर सम्राट को देखा और कहा, वरिष्ठ। जानवर सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और यांग ये को बीच में टोका। बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो और मैं यह भी जानता हूं कि तुम किस बारे में चिंतित हो। चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने बल द्वारा तुम्हारी साधना में सुधार इसलिए किया क्योंकि तुम्हारी नींव अत्यंत ठोस है। इसके अलावा तुम्हारे भौतिक शरीर और मेरिडियन की कठोरता एक साधारण राजा क्षेत्र विशेषज्ञ से कहीं अधिक है। दूसरे शब्दों में, तुमने राजा क्षेत्र को प्राप्त करने के लिए सभी शर्तों को पहले ही पूरा कर लिया है, और तुम्हारे आगे न बढ़ने का एकमात्र कारण यह था कि तुम्हारे पास एक महत्वपूर्ण कारक की कमी थी। यांग ये ने जब यह सुना तो राहत की सांस ली। यह ठीक है, बशर्ते कि इससे मुझे कोई अदृश्य चोट न लगे। जब उसने यह सोचा तो उसने जानवर सम्राट को गंभीरता से प्रणाम किया और कहा, आपकी सहायता के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ। मैं इस दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। उसने ये शब्द ईमानदारी से कहे थे, क्योंकि अगर जानवर सम्राट न होता तो उसे राजा क्षेत्र में आगे बढ़ने में शायद कुछ समय लगता, और वह वास्तव में प्राचीन युद्ध के मैदान में उन राक्षसी प्रतिभाओं का सामना करने की अपनी क्षमता में आश्वस्त नहीं था, जबकि वह अभी भी प्रथम स्वर्ग क्षेत्र में था। अब जब वह राजा क्षेत्र में आगे बढ़ गया था, तो क्या उसे, यांग ये को, साधना के उसी क्षेत्र में किसी से डरना होगा? जानवर सम्राट ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भविष्य में तुम्हारी मदद की जरूरत होगी। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि समय आने पर तुम मना नहीं करोगे। क्या मैं जान सकता हूं कि किस वरिष्ठ को मेरी मदद की जरूरत है? यांग ये हैरान था। जानवर सम्राट के पास असाधारण शक्ति थी, फिर भी उसने वास्तव में कहा कि उसे यांग ये की मदद की जरूरत है, और इससे यांग ये बहुत हैरान हो गया। समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। जानवर सम्राट मुस्कुराया और फिर उसने गंभीर भाव से कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा चरित्र बहुत गर्वपूर्ण है और तुम समर्पण करने के बजाय मरना पसंद करोगे। हालांकि प्राचीन युद्ध के मैदान में पहुंचने के बाद तुम्हें प्राचीन डोमेन शहर में बिल्कुल भी परेशानी नहीं पैदा करनी चाहिए, खासकर प्रवर्तन दल को। कृपया इसे याद रखना सुनिश्चित करें। यांग ये ने जब यह सुना तो उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। यह जानवर सम्राट जैसे अस्तित्व को भी भयावह बना सकता है। वास्तव में वह प्रवर्तन दल किस तरह का अस्तित्व है? यांग ये ने कुछ देर तक गहराई से सोचा और फिर पूछा, वरिष्ठ, यह किस तरह की टीम है? इसके अलावा प्राचीन डोमेन सिटी क्या है? आप प्राचीन डोमेन सिटी के बारे में भी नहीं जानते, फिर भी आप अकेले ही प्राचीन युद्ध क्षेत्र में जाने की हिम्मत करते हैं। जानवर सम्राट मुस्कुराया और कहा, प्राचीन डोमेन सिटी प्राचीन युद्ध क्षेत्र पर एकमात्र शहर है। एक बार जब आप डाकबीस्ट साम्राज्य के क्षेत्र को छोड़ देते हैं, तो प्राचीन डोमेन सिटी प्राचीन युद्ध क्षेत्र के आसपास के कुछ 100,000 किलोमीटर के क्षेत्र के लिए एकमात्र शहर है। प्राचीन डोमेन सिटी एक ऐसी जगह है जहां से हिडन ड्रैगन पैगोडा तक पहुंचने के लिए किसी को गुजरना ही पड़ता है। इसलिए वे सभी राक्षसी प्रतिभाएं जो कर्म भाग्य को जब्त करने के लिए आई हैं, वे कुछ समय के लिए वहां रहना चुनेंगी और हिडन ड्रैगन पैगोडा के खुलने का इंतजार करेंगी। दूसरे शब्दों में, पूरे महाद्वीप की सभी राक्षसी प्रतिभाएं इस समयावधि के दौरान वहां दिखाई देंगी। पूरे महाद्वीप के सभी राक्षसी प्रतिभाशाली लोग। यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, तो क्या प्राचीन डोमेन शहर अत्यंत अराजक नहीं होगा? अराजक? जानवर सम्राट ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि शहर में व्यवस्था है, और जो लोग व्यवस्था बनाए रखते हैं, वे केंद्रीय क्षेत्र के 3 9वें रैंक के संप्रदाय हैं, दानव क्षेत्र का एक असाधारण राक्षस जानवर कबीला, और पाताल क्षेत्र और शैतान क्षेत्र से कुछ असाधारण शक्तियां हैं। जब यह इन असाधारण शक्तियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है, तो कोई भी वहां जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं करता है। 9वीं श्रेणी के संप्रदाय।
यांग ये ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वरिष्ठ, संप्रदाय भी रैंकों के आधार पर विभाजित होते हैं। बेशक, जानवर सम्राट ने कहा, दक्षिणी क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों के संप्रदाय रैंकों द्वारा विभाजित हैं। शायद आप इस बात से अवगत नहीं हैं कि 9वीं रैंक का संप्रदाय क्या दर्शाता है। मुझे समझाने की अनुमति दें, यदि दक्षिणी क्षेत्र में सबसे मजबूत संप्रदाय मूल विद्यालय केंद्रीय क्षेत्र में रखा गया था, तो यह एक तृतीय श्रेणी का संप्रदाय होगा और इसे तृतीय श्रेणी का संप्रदाय भी नहीं माना जा सकता है। यांग ये ने जब यह सुना तो वह चौंक गया। उसने 9वीं रैंक के संप्रदायों को नहीं देखा था, लेकिन उसने मूल विद्यालय को देखा था। मूल विद्यालय द्वारा कभी कभी प्रकट की गई शक्ति ने उसे पहले ही चरम सीमा तक चौंका दिया था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि मूल विद्यालय में युआन तियान जैसा असाधारण विशेषज्ञ था। हालांकि तब भी मूल विद्यालय को वास्तव में केंद्रीय क्षेत्र में केवल तीसरे रैंक के संप्रदाय के रूप में माना जा सकता था। 9वीं श्रेणी के संप्रदाय कितने भयानक हैं। दुनिया बहुत बड़ी है। जानवर सम्राट ने यांग ये को देखा और कहा, यह तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ी है। अगर भविष्य में तुम्हें मौका मिले तो दुनिया की यात्रा करो। तुम पाओगे कि हम इस दुनिया में वाकई बहुत छोटे हैं। इसके अलावा तुम्हारे पास जो ताकत और क्षमता है, उसके साथ तुम्हारे लिए एक अच्छे संप्रदाय में शामिल होना संभव होना चाहिए। यांग ये ने ठहाका लगाया। अगर उसे अपनी मां को बचाने की जरूरत नहीं थी, तो दक्षिणी क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में जाना बुरा विचार नहीं था। हालांकि उसकी मां अभी भी फ्लावर पैलेस के हाथों पीड़ित थी, इसलिए वह कैसे वहां से निकलकर दूसरे क्षेत्रों में जा सकता था। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है सीनियर, आपने मुझे अभी प्रवर्तन दल को नाराज न करने के लिए कहा था। प्रवर्तन दल का अस्तित्व किस तरह का है कि सीनियर भी उनसे थोड़ा डरते हैं। प्रवर्तन दल की स्थापना उन असाधारण शक्तियों द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। जानवर सम्राट के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता थी। उन्होंने कहा, उनकी स्थापना का उद्देश्य प्राचीन युद्ध क्षेत्र और प्राचीन डोमेन शहर में व्यवस्था बनाए रखना है। बेशक, उनका मुख्य उद्देश्य हिडन ड्रैगन पैगोडा में कर्म भाग्य के लिए लड़ाई है। कौन सी शक्ति हिडन ड्रैगन पैगोडा पर पूर्ण कब्जा नहीं करना चाहेगी? हालांकि हर कोई स्पष्ट रूप से जानता है कि महाद्वीप में कोई भी शक्ति इस पर पूर्ण कब्जा करने में सक्षम नहीं है। इसलिए उनके पास सेना में शामिल होने और इस पर कब्जा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जहां तक हिडन ड्रैगन लिस्ट की बात है, हा, यह केवल कुछ ऐसा था जो उन छोटी शक्तियों को सांत्वना देने के लिए बनाया गया था। जब उसने यहां तक बात की, तो जानवर सम्राट ने यांग ये की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, बच्चे, याद रखना कि तुम्हें प्रवर्तन दल को बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहिए। अन्यथा, चाहे तुम्हारे पास कितने भी जीवन हो, तुम बच नहीं पाओगे। मैं तुम्हें डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। एक बार तुमने उन्हें नाराज कर दिया, तो तुम निश्चित रूप से मर जाओगे, भले ही तुम मूल विद्यालय के मुख्यालय में भाग जाओ। वे इतने दुर्जय हैं, यांग ये ने आश्चर्यचकित स्वर में कहा। उनमें से सबसे कमजोर सदस्य एक साथ दायरे में है। आप क्या सोचते हैं? जानवर सम्राट ने सपाट लहजे में कहा। यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे जब उसने यह सुना। सबसे कमजोर व्यक्ति सटीक दायरे में है। सबसे मजबूत व्यक्ति के बारे में क्या? वास्तव में, अगर ऐसी ताकत उसका पीछा करती है तो जानवर सम्राट भी शायद उसे बचाने में असमर्थ होगा। जानवर सम्राट ने धीरे से कहा, ठीक है, भले ही शहर में व्यवस्था है, लेकिन वहां की व्यवस्था ग्रैंड किन साम्राज्य से अलग है। वहां तथाकथित व्यवस्था वह है जहां दूसरों को उन असाधारण शक्तियों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। इसके अलावा वहां सब कुछ ताकत से संचालित होता है। दूसरे शब्दों में, जब तक आप उन असाधारण संप्रदायों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तब तक आपको लड़ना चाहिए और आपको घातक हमला भी करना चाहिए। केवल इस तरह से आप अपने सामने आने वाली परेशानी को कम कर पाएंगे। यांग ये ने सिर हिलाया और फिर उसने कहा, मैं स्वाभाविक रूप से इसके बारे में जानता हूं। जब वह यहां तक बोला, यांग ये ने एक बार फिर जानवर सम्राट को प्रणाम किया और कहा, वरिष्ठ, इस बार आपने जो दयालुता दिखाई है, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। अगर भविष्य में वरिष्ठ को मुझसे किसी भी तरह की मदद की जरूरत होगी, तो मैं निश्चित रूप से मना नहीं करूंगा, जब तक कि यह मेरी क्षमता के दायरे में हो। दुश्मनी का बदला दुश्मनी से और दया का बदला दया से चुकाना, यही वह सिद्धांत था जिस पर यांग ये ने काम किया। भले ही जानवर सम्राट ने ज्यादातर उसकी मदद उस छोटे से साथी की वजह से की थी, लेकिन वह जानवर सम्राट की उस दयालुता को मिटा नहीं सका जो उसने उसके साथ की थी, और उसे उसका बदला चुकाना ही था। जानवर सम्राट मुस्कुराया और कहा, तुम एक वफादार व्यक्ति हो जो अपने रिश्तों को बहुत महत्व देता है। मुझे तुम पर और उस छोटे से आदमी के निर्णय पर भरोसा है। जहां तक उस चीज की बात है जिसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैं तुम्हें भविष्य में इसके बारे में बताऊंगा। तुम्हारी ताकत अभी भी बहुत कम है और तुम मेरी मदद करने में असमर्थ हो। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि यह ऐसा है, तो सीनियर मुझे तब ढूंढने आ सकते हैं जब आपको लगे कि मेरे पास इसे पूरा करने की क्षमता है। अगर और कुछ नहीं है, तो मैं विदा ले लूंगा। जानवर सम्राट ने सिर हिलाया और कहा, मैं तुम्हें वहां भेजूंगा।
जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जानवर सम्राट ने अपना हाथ हिलाया और फिर यांग ये तुरंत मौके पर गायब हो गया। जैसे ही उसने उस स्थान को देखा जहां से यांग ये गायब हो गया था, जानवर सम्राट चुप हो गया और फिर वह लंबे समय के बाद हंसा और कहा, संस्थापक सम्राट। ओह, संस्थापक सम्राट, बूढ़ा गीजर जुई भी, आप दोनों के अंदर इस बच्चे को छोड़ने के पछतावे से निश्चित रूप से हरा हो जाएगा। वह एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है जब वह एक स्थानिक मिंक बनाने में सक्षम है जो कि एक प्राचीन भिन्न जानवर है। इसके अलावा यह बैंगनी पुतलियों वाला एक स्थानिक मिंक है जो 10,000 वर्षों में भी मिलना दुर्लभ है। प्रबुद्ध तलवार हृदय, हाहा, प्रबुद्ध तलवार हृदय उसके भीतर छिपे रहस्यों की तुलना में कुछ भी नहीं है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, जानवर सम्राट जोर से हंसने लगा और फिर उसकी आकृति चमक उठी और वहीं गायब हो गई। डॉट 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 डॉट। कुछ समय बाद यांग यी को होश आया और फिर उसने अपना सिर हिलाया और धीरे से अपनी आंखें खोलीं। जब उसने अपने सामने का दृश्य देखा तो वह एकदम चौंक गया। उसके सामने एक बहुत ही भव्य और विशाल शहर खड़ा था। इसे विशाल शहर क्यों कहा गया? क्योंकि शहर की दीवारें 1 किलोमीटर से ज्यादा ऊंची थीं। जहां तक उनकी चौड़ाई का सवाल है, वैसे भी राजा के राज्य के विशेषज्ञ के रूप में अपनी दृष्टि के बावजूद भी वह इसका अंत नहीं देख पाया था। इस प्राचीन शहर को सबसे भव्य और सबसे प्रभावशाली शहर कहा जा सकता है जिसे यांग यी ने कभी देखा था, और यहां तक ग्रैंड किन साम्राज्य की शाही राजधानी भी इसकी तुलना नहीं कर सकती थी। कुछ ही समय में यांग यी की नजर प्राचीन शहर के केंद्र की ओर गई क्योंकि वहां 3 शब्द अंकित थे, प्राचीन डोमेन शहर। हाहा, एक और नया व्यक्ति यहाँ है। देखते हैं कि वह स्वर्ग, पृथ्वी, मनुष्य और कुत्ते के प्रवेश द्वार में से कौन सा प्रवेश द्वार लेगा। क्या वह मनुष्य का प्रवेश द्वार लेगा या कुत्ते का प्रवेश द्वार? जब यांग ये प्राचीन डोमेन शहर की भव्यता से चौंक गया था, तो अचानक बगल से एक उपहासपूर्ण आवाज गूंजी थी। अध्याय 293 4 प्रवेश द्वार। यांग यी ने अपनी नजर हटा ली और आवाज के स्रोत की ओर देखा। उसने देखा कि सामने कुछ युवा पुरुष खड़े थे और वे अपनी बाहें पार करके उसे मजाकिया नजरों से देख रहे थे। जैसे ही उसने उन पर नजर डाली, यांग ये को पता चल गया कि वे दूसरे प्रदेशों से थे क्योंकि दक्षिणी क्षेत्र से आए किसी व्यक्ति के लिए उसे न पहचानना असंभव था। वह आत्ममुग्ध नहीं था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह पूरे दक्षिणी क्षेत्र में युवा पीढ़ी का सार्वजनिक दुश्मन बन चुका था। इसलिए अगर वे दक्षिणी क्षेत्र से थे तो वे उसे कैसे नहीं पहचान सकते थे। यांग ये ने अपनी नजरें हटा ली क्योंकि उसे जानवर सम्राट की बातें याद आ गईं और उसने उन पर कोई ध्यान न देने का फैसला किया। उसके बाद वह शहर के प्रवेश द्वार की ओर चलने लगा। हालांकि वह अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि एक बार फिर रुक गया, क्योंकि उसके सामने 4 प्रवेश द्वार थे। बाईं ओर का प्रवेश द्वार सबसे बड़ा था। यह 150 मीटर ऊंचा, लगभग 100 मीटर चौड़ा था और इसे बेहद शानदार तरीके से बनाया गया था। क्योंकि यांग ये को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि यह प्रवेश द्वार वास्तव में अर्थ रैंक गोल्ड स्टील से बनाया गया था। यह पृथ्वी रैंक पर सामग्री थी और यह गोल्ड स्टील भी था। गोल्ड स्टील एक ऐसा अस्तित्व था जो लोहे से भी अधिक कठोर था। तलवार संप्रदाय जैसे संप्रदाय में भी ऐसा खजाना अत्यंत दुर्लभ था। फिर भी अब इसे शहर के प्रवेश द्वार में बनाया गया था। यहां तक तावीज मास्टर एसोसिएशन भी इतना असाधारण नहीं है। यांग यी ने अपने दिल की धड़कन को दबा लिया और उसकी नजर प्रवेश द्वार के शीर्ष के केंद्र की ओर चली गई। वहां बैंगनी सोने में 2 बड़े शब्द लिखे थे, स्वर्ग प्रवेश द्वार। कुछ ही समय में यांग यी को एक और चौंकाने वाली खोज मिली और वह स्वर्ग के प्रवेश द्वार के किनारे खड़े 2 लोग थे। वे दिखने में बहुत ही साधारण थे, लेकिन वे आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। यह स्वर्ग प्रवेश द्वार क्या है? क्या इसकी सुरक्षा के लिए वास्तव में आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों की आवश्यकता है? एक पल की खामोशी के बाद यांग ये ने अपनी नजर घुमाई और स्वर्ग के प्रवेश द्वार के बगल में स्थित प्रवेश द्वार की ओर देखा। स्वर्ग के प्रवेश द्वार की तुलना में यह प्रवेश द्वार बहुत छोटा था और यह अब पृथ्वी रैंक गोल्ड स्टील से नहीं बना था। यह फोर्टिफाइड स्टील नामक एक गहन रैंक रॉक से बना था। हालांकि फोर्टिफाइड स्टील भी बेहद कीमती था, लेकिन पृथ्वी रैंक गोल्ड स्टील की तुलना में यह निस्संदेह बेहद घटिया था। स्वर्ग के प्रवेश द्वार की तरह इस प्रवेश द्वार की रखवाली करने वाले 2 लोग थे और वे भी आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ थे। हालांकि स्वर्ग के प्रवेश द्वार के सामने खड़े 2 विशेषज्ञों की तुलना में उनकी आभा बहुत कमजोर थी। इस प्रवेश द्वार के शीर्ष पर भी 2 शब्द अंकित थे, लेकिन यह स्वर्ग प्रवेश द्वार नहीं था, बल्कि यह पृथ्वी प्रवेश द्वार था। यांग ये ने अपनी नजर पृथ्वी प्रवेश द्वार के बगल वाले प्रवेश द्वार की ओर घुमाई। यांग ये जब इस प्रवेश द्वार को देख रहा था तो वह थोड़ा अवाक रह गया क्योंकि यह पहले के 2 प्रवेश द्वारों की तुलना में वाकई थोड़ा जर्जर था। यह प्रवेश द्वार लगभग 1.5 मीटर ऊंचा था, जबकि इसकी चौड़ाई 1.5 मीटर भी नहीं थी। दूसरे शब्दों में, यह एक व्यक्ति के लिए गुजरने के लिए बस अच्छा था। यांग ये ने जब प्रवेश द्वार के ऊपर मैन एंट्रेंस लिखा देखा तो वह अपना सिर हिलाए बिना मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। यह प्रवेश द्वार वास्तव में अपने नाम के योग्य है।
यांग ये ने अपना सिर हिलाया और अंतिम प्रवेश द्वार को देखा, और जब उसने इसे देखा तो वह तुरंत दंग रह गया, क्योंकि इस अंतिम प्रवेश द्वार को प्रवेश द्वार कहने के बजाय इसे छेद कहना चाहिए। इसके अलावा यह एक बहुत छोटा छेद था। अगर कोई इस छेद से अंदर जाना चाहता था तो उसे रेंगकर अंदर जाना पड़ता था। दूसरे शब्दों में कहें तो यह कोई प्रवेश द्वार ही नहीं था। यांग यी ने अपना सिर उठाया और जब उसने उस पर लिखे शब्दों को देखा तो वह भौंचक्का रह गया, क्योंकि वहां लिखा था कुत्ते का प्रवेश द्वार। कुछ देर तक मौके पर चुप रहने के बाद यांग ये ने अपना सिर हिलाया। क्या यह सिर्फ कुछ ही प्रवेश द्वार नहीं है? क्या इसमें संकोच करने की कोई जरूरत है? एक बार जब उसने अपने विचारों को सीधा कर लिया तो यांग ये ने संकोच करना बंद कर दिया और स्वर्ग के प्रवेश द्वार की ओर चल दिया। इस समय प्रवेश द्वार के सामने अधिक से अधिक लोग आ गए थे और पहले के कुछ दर्जन लोग बढ़कर कुछ सैकड़ों लोगों में बदल गए थे। जब उन्होंने यांग ये को स्वर्ग के प्रवेश द्वार की ओर चलते देखा तो वे तुरंत रुक गए और फिर वे सभी यांग ये को देखने लगे। इसके अलावा उनकी निगाहें ऐसी लग रही थी मानो वे किसी विचित्र व्यक्ति को देख रहे हों। क्या बकवास है! स्वर्ग का प्रवेश द्वार! उसने वास्तव में स्वर्ग का प्रवेश द्वार चुना। क्या यह हो सकता है कि वह केंद्रीय क्षेत्र के 3 नौवें रैंक संप्रदायों से एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति है? लेकिन वह बहुत अपरिचित लग रहा है। इसके अलावा उसकी पोशाक के आधार पर वह हमारे केंद्रीय क्षेत्र से किसी की तरह नहीं लगता है। लेकिन अगर वह हमारे केंद्रीय क्षेत्र से नहीं है तो कौन सा क्षेत्र ऐसे दुर्जय व्यक्ति को बढ़ावा देने में सक्षम होगा जो स्वर्ग के प्रवेश द्वार को लेने की हिम्मत करता है? क्या ऐसा हो सकता है कि दुर्जय विशेषज्ञ केवल आपके केंद्रीय क्षेत्र से ही आ सकते हैं? शायद वह हमारे उत्तरी क्षेत्र से हो। हाँ, अगर वह हमारे उत्तरी क्षेत्र से है तो इस बार हमारे उत्तरी क्षेत्र को सचमुच सम्मान मिलेगा। हाँ, शायद वह हमारे पश्चिमी क्षेत्र से है। पश्चिमी क्षेत्र? आप क्यों नहीं कहते कि वह दक्षिणी क्षेत्र से है? स्वर्ग के प्रवेश द्वार से जाने वाले किसी व्यक्ति को पालने की बात तो दूर, आपके पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र जैसे जंगली इलाकों में किसी ऐसे व्यक्ति को पालना असंभव है जो पृथ्वी के प्रवेश द्वार से भी गुजर सकता है। दक्षिणी क्षेत्र? कटुई! मेरे पश्चिमी क्षेत्र की तुलना ऐसे कचरे से मत करो। उनके पास एक भी व्यक्ति नहीं था जो पृथ्वी के प्रवेश द्वार से गुजर सकता था, और उनमें से आधे कुत्ते के प्रवेश द्वार से रेंगकर अंदर आए। उन्होंने खुद को पूरी तरह से बदनाम कर लिया। बेमतलब की बातें करना बंद करो। देखते हैं कि यह आदमी स्वर्ग के प्रवेश द्वार से होकर गुजर सकता है या नहीं। टीएस्क, अगर मैं गलत नहीं हूं तो अब तक एक भी व्यक्ति स्वर्ग के प्रवेश द्वार से होकर नहीं गुजरा है ना? वास्तव में केंद्रीय क्षेत्र, दानव क्षेत्र, अधोलोक क्षेत्र और शैतान क्षेत्र के 3 नौवें रैंक संप्रदायों से वे असाधारण प्रतिभाएं अभी तक नहीं पहुंची हैं। इसलिए अब तक एक भी व्यक्ति स्वर्ग के प्रवेश द्वार से नहीं गुजरा है। एक भी नहीं। हाँ, क्या अब कोई नहीं होगा? यांग ये ने स्वर्ग प्रवेश द्वार पर आने पर इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था, क्योंकि उसे लगा कि जब स्वर्ग प्रवेश द्वार इतना बड़ा है तो उसे छोटे प्रवेश द्वार क्यों लेने चाहिए। लेकिन अब जब उसने आसपास से आने वाली अजीबोगरीब निगाहों को महसूस किया तो यांग ये को पता चल गया कि तथाकथित स्वर्ग प्रवेश द्वार में जरूर कुछ अलग था। लेकिन यह ठीक है, मैं बस रुक नहीं सकता, है ना? जब उसने यहाँ तक सोचा तो यांग ये ने आसपास के लोगों की निगाहों की अनदेखी की और गति बढ़ा दी। जब स्वर्ग प्रवेश द्वार के किनारे खड़े आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने यांग ये को आते देखा तो उनकी पलकें झपकने लगीं और वे एक दूसरे को देखने लगे। उनकी आंखों में कोई तिरस्कार या घृणा नहीं थी और वहां केवल एक गंभीर और जिज्ञासु भाव था, क्योंकि वे बहुत स्पष्ट रूप से जानते थे कि स्वर्ग प्रवेश का क्या मतलब है, और किसी के लिए स्वर्ग प्रवेश का उपयोग करने का प्रयास करना बिल्कुल असंभव था जब तक कि वह व्यक्ति अपनी ताकत पर विशेष रूप से आश्वस्त न हो। हाँ, जब यांग ये स्वर्ग के प्रवेश द्वार से केवल 10 दूर था तो भीड़ के पीछे से अचानक जोरदार हंसी गूंज उठी। भीड़ अभी पीछे मुड़कर देखने ही वाली थी कि अचानक एक तेज सीटी की आवाज सुनाई दी। उसके बाद सफेद लबादा पहने एक युवक रहस्यमयी ढंग से यांग ये के सामने प्रकट हुआ। वह युवक करीब 20 साल का था। उसके लंबे बाल उसके कंधों पर खुले हुए थे, उसकी आंखें जोश से भरी हुई थीं, उसके मुंह के कोनों पर एक हल्की मुस्कान लटकी हुई थी और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे रखे हुए थे। हालांकि उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, फिर भी भीड़ उसके अंदर की जंगली आभा को स्पष्ट रूप से महसूस करने में सक्षम थी। युवक ने प्राचीन डोमेन सिटी को नापकर देखा और फिर हंसते हुए बोला, यह प्राचीन डोमेन सिटी है। बुरा नहीं है, बुरा नहीं है। इसने इस युवा मास्टर को निराश नहीं किया। आश्चर्य से हल्की सी चीख के बाद युवक ने चारों प्रवेश द्वारों पर नजर डाली और कहा, यह गरिमा का प्रवेश द्वार है जिसे प्राचीन डोमेन शहर के पहले नगर गवर्नर ने बनाया था। कुत्ता प्रवेश द्वार, हाँ, कितना दिलचस्प है। इस बीच प्रवेश द्वार के किनारे खड़े एक आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ ने एक कदम आगे बढ़ाया और उस युवक को देखा जो धीमी आवाज में चिल्ला रहा था, अपनी पहचान बताओ। युवक ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, केंद्रीय क्षेत्र के अंतहीन संप्रदाय से शीलुओ। लोग मुझे यंग मास्टर शीलुओ कहते हैं। मैं 20 साल का हूं और राजा क्षेत्र के शिखर पर हूं।
ठीक है, इसे हाफ स्टेप स्पिरिट क्षेत्र होना चाहिए। अंतहीन संप्रदाय के युवा गुरु शी लुओ। आसपास के अनगिनत लोग उस युवक का आत्मा परिचय सुनकर तुरंत चौंक गए थे, और उस युवक की ओर उनकी निगाहें आश्चर्य और उत्साह से भरी हुई थीं। केंद्रीय क्षेत्र का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति अनजाने में उन्मत्त स्वर में चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। वह केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोगों में से एक है, यंग मास्टर शी लुओ। हे भगवान, यह वास्तव में वह है। हे भगवान, मैं वास्तव में उससे व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ। इस प्रतिभा को अपना संयम खोने के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाओं की अन्य क्षेत्रों में भले ही बहुत बड़ी प्रतिष्ठा न हो, लेकिन वे पूरे केंद्रीय क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। वे केंद्रीय क्षेत्र के 3 नौवें रैंक संप्रदायों से थे। इसके अलावा वे अपने अपने संप्रदायों की युवा पीढ़ी में सबसे उत्कृष्ट शिष्य थे। बेशक, अगर यह सिर्फ इसी वजह से था, तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन तीनों ने एक बार मिलकर एक एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ को मार डाला था। यह कोई एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ नहीं था जो बुरी तरह घायल हो गया था या खजानों की सहायता से आगे बढ़ा था। यह एक एक्साल्ट रियल्म विशेषज्ञ था जिसने अपने दम पर पूरी तरह से साधना की थी। ऐसा विशेषज्ञ कितना भयानक था! हालांकि, यह वास्तव में ऐसा विशेषज्ञ था जिसे इन 3 युवाओं की संयुक्त सेना ने नष्ट कर दिया था। उस लड़ाई के बाद वे तीनों प्रसिद्ध हो गए, और यह वह लड़ाई भी थी जिसने केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोगों को जन्म दिया। यह कहा जा सकता है कि वे तीनों केंद्रीय क्षेत्र की युवा पीढ़ी की समग्र शक्ति का प्रतिनिधित्व करते थे। दूसरी ओर, 5 मानव क्षेत्रों में से जो पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, उत्तरी और मध्य क्षेत्र थे, केंद्रीय क्षेत्र को सबसे मजबूत माना जाता था। दूसरे शब्दों में, केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोगों को प्रोफाउंड महाद्वीप में मनुष्यों की युवा पीढ़ी की पूरी ताकत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा जा सकता है। बेशक, दानव क्षेत्र, पाताल क्षेत्र और शैतान क्षेत्र के प्रतिभाशाली लोग निश्चित रूप से केंद्रीय क्षेत्र के इन 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोगों से कमतर नहीं थे, लेकिन ये तीनों क्षेत्र मनुष्यों के नहीं थे। जब उसने युवक का आत्मा परिचय सुना, तो उस आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ की पलकें झपक उठीं। उसने यंग मास्टर शी लुओ की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, क्योंकि वह भी केंद्रीय क्षेत्र से था। हालांकि, वह पूरे साल प्राचीन डोमेन शहर की रखवाली करने के लिए ड्यूटी पर था, इसलिए वह यंग मास्टर शी लुओ से व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिला था। इस आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ की अभिव्यक्ति में नरमी आई, और फिर उसने थोड़ा सिर हिलाया और हल्की आवाज में कहा, आपको स्वर प्रवेश द्वार की शक्ति के बारे में पता होना चाहिए। अगर उसके सामने यह युवक पूरे केंद्रीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा जा सकता है, इसलिए यह आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ स्वाभाविक रूप से नहीं चाहता था कि यंग मास्टर शी लू स्वर प्रवेश द्वार में मर जाए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, तो केंद्रीय क्षेत्र न केवल एक असाधारण विशेषज्ञ को खो देगा, बल्कि केंद्रीय क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों के लिए हंसी का पात्र बनने की बहुत संभावना थी। हालांकि, आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ ने अपनी चेतावनी का आधा हिस्सा ही पूरा किया था जब युवा मास्टर शी लुओ ने अपना सिर हिलाया और उसे बीच में रोक दिया। युवा मास्टर शी लुओ ने कहा, वरिष्ठ, आपके दयालु इरादों के लिए धन्यवाद। हालांकि, आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि अनंत संप्रदाय के सभी शिष्य जो वर्षों से प्राचीन डोमेन शहर में आए हैं, वे सभी स्वर्ग के प्रवेश द्वार से गुजरे हैं। भले ही कई लोग प्रवेश द्वार के भीतर मर गए हों, लेकिन मेरे अनंत संप्रदाय के शिष्यों को कभी इसका डर नहीं रहा। कुछ अभद्र शब्दों में कहें तो, मैं वर्तमान में पूरे अनंत संप्रदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। अगर मैं डर जाऊं और स्वर्ग के प्रवेश द्वार का उपयोग करने से इनकार कर दूं, तो क्या मैं अनंत संप्रदाय को शर्मिंदा नहीं करूंगा? आप मर सकते हैं, लेकिन आप अनंत संप्रदाय को शर्मिंदा नहीं कर सकते। यह कुछ ऐसा है जो मेरे अनंत संप्रदाय के गुरु ने एक बार कहा था। इसके अलावा, मुझे स्वर्ग के प्रवेश द्वार से गुजरने की अपनी क्षमता पर भरोसा है। बहुत बढ़िया। हमारे केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोगों में से एक से जैसी उम्मीद थी। बढ़िया। जब उस आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ ने यंग मास्टर शी लुओ को सुना तो वह उत्साह से बोले बिना नहीं रह सका। यह केवल यह आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ ही नहीं था जो युवा मास्टर शी लुओ को सुनकर उत्साहित हो गया था, बल्कि यहाँ तक आसपास के अन्य क्षेत्रों से आए युवा प्रतिभाशाली लोग भी युवा मास्टर शी लुओ के प्रति प्रशंसा के भाव प्रकट करने से खुद को रोक नहीं पाए। अध्याय 294 प्रवेश द्वारों के खतरे। यांग ये ने जब यह सुना तो वह यंग मास्टर शी लुओ की ओर देखे बिना नहीं रह सका। कहने की जरूरत नहीं है कि भले ही यंग मास्टर शी लुओ नामक यह व्यक्ति थोड़ा जंगली लग रहा था, लेकिन उसने दूसरों में घृणा की भावना नहीं जगाई। इसके विपरीत, यंग मास्टर शी लुओ की स्पष्टवादिता और आत्मविश्वास ने दूसरों को उसके प्रति अच्छी धारणा और प्रशंसा जगाने से रोक नहीं पाया। युवा मास्टर शी लुओ मुस्कुराए और फिर धीरे धीरे स्वर्ग के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़े। उन्होंने अभी 2 कदम ही उठाए थे कि अचानक रुक गए और फिर मुड़कर यांग ये को देखने लगे। यांग ये को आंकने के बाद उन्होंने कहा, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो लगता है कि तुम अभी स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर जाने का इरादा कर रहे थे। यांग ये ने सिर हिलाया और कहा, बेशक, यह प्रवेश द्वार इतना बड़ा है, तो मैं बड़े प्रवेश द्वार को क्यों न चुनूं और इसके बजाय छोटे प्रवेश द्वार को क्यों न चुनूं?
ओह, उसकी आंखों में दिलचस्पी की एक झलक दिखाई दी, और फिर यंग मास्टर शी लुओ ने टिप्पणी करने से पहले एक बार फिर यांग ये को ध्यान से देखा। राजा क्षेत्र का पहला रैंक। आपकी आभा स्थिर और गहरी है, लेकिन आपकी साधना वास्तव में थोड़ी कम है। मुझे लगता है कि आप शायद नहीं जानते कि स्वर्ग का प्रवेश द्वार कितना भयानक है ना? वास्तव में, यांग ये ने खुलकर कहा, यह प्राचीन डोमेन सिटी में मेरा पहला मौका है। युवा मास्टर शी लुओ दंग रह गए, और फिर उन्होंने आश्चर्यचकित स्वर में कहा, आपने स्वर्ग का प्रवेश द्वार चुनने का साहस किया, जबकि आपको पता नहीं था कि यह कितना भयानक है। यांग ये ने यह सुनकर भौहें सिकोड़ लीं। उसने स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर नजर डाली और फिर बोला, क्या यह सिर्फ एक प्रवेश द्वार नहीं है? मैं इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? युवा मास्टर शी लुओ ने यांग ये को यह सुनकर तुरंत अंगूठा दिखाया और फिर कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो। वैसे, तुम किस क्षेत्र और संप्रदाय से हो? तुम्हारा संप्रदाय वास्तव में विफल है। इसने वास्तव में तुम जैसे लापरवाह व्यक्ति को प्राचीन डोमेन शहर में आने की अनुमति दी। यांग ये अभी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसके पीछे से एक तेज सीटी की आवाज आई। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी, और फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के 10 मीटर दूर एक तरफ चला गया। युवा मास्टर शी लुओ के हाव भाव भी थोड़े बदल गए थे, और फिर उनका आकार भी 10 मीटर दूर एक और चमक उठा। टकराना। ठीक उसी समय जब वे दूर चले गए थे, 30 मीटर से ज्यादा लंबी कृपाण क्यूई की एक लड़ी वहीं गिर गई थी, जहां वे कुछ ही पल पहले खड़े थे। एक जोरदार विस्फोट के साथ, वहां 30 मीटर से ज्यादा लंबी एक बहुत बड़ी दरार दिखाई दी थी। साले कमीने, तुम दोनों बहुत तेजी से भाग गए हो। इस बीच, एक युवक जिसने अपने कंधे पर एक बड़ी तलवार रखी थी और उसका ऊपरी शरीर खुला हुआ था, धीरे धीरे यांग ली और यंग मास्टर शी लू की ओर बढ़ा। उसने उन पर नजर डाली और फिर थूका और गाली दी। साले कमीने, क्या यह सिर्फ एक दरवाजा नहीं है? तुम दोनों यहाँ अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या तुम दोनों को पता नहीं है कि तुम इस भगवान का रास्ता रोक रहे हो? यांग ये ने युवक की ओर उदासीनता से देखा, और फिर उसने कंधे उचका दिए और 2 कदम पीछे हट गया। अपने दिल में, यांग ये ने खुद से सोचा, आखिरकार कोई तो आ ही गया है जो इसका परीक्षण करेगा। हालांकि उसे प्रवेश द्वार से डर नहीं लग रहा था, लेकिन वह नहीं चाहता था कि कोई उसे देखकर चौंक जाए और उसे सबक सिखाए। अब, उसके पास कोई था जो उसके लिए इसका परीक्षण कर सके, ताकि वह देख सके कि प्रवेश द्वार में किस तरह के रहस्य छिपे हैं। युवा मास्टर शी लुओ भी हल्के से मुस्कुराए, और फिर वे यांग ये के पास चले गए और यहाँ तक युवक को आगे बढ़ने का इशारा भी किया। कम से कम तुम दोनों को तो अभिनय करना आता है, नहीं तो यह भगवान तुम दोनों को काट कर मार डालता। युवक ने स्वर्ग के प्रवेश द्वार की ओर जाने से पहले ठंडे स्वर में कहा। युवा मास्टर शी लुओ ने कंधे उचकाए, और फिर उन्होंने यांग ये की ओर देखा और कहा, बधाई हो। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी, क्या मतलब है तुम्हारा? युवा मास्टर शी लुओ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि एक बार जब आप इस व्यक्ति को भुगतने वाले परिणामों को देखेंगे, तो आप स्वर्ग प्रवेश द्वार कभी नहीं लेंगे। यदि आप इसे नहीं लेते हैं, तो आप मरेंगे नहीं। तो, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे आपको बधाई देनी चाहिए? क्या ऐसा है? यांग ये मुस्कुराया और आगे कुछ नहीं बोला। उसके बाद, उसने उस युवक को देखा जो स्वर्ग के प्रवेश द्वार के सामने आया था। यांग ये देखना चाहता था कि स्वर्ग का प्रवेश द्वार वास्तव में कितना भयानक था। युवा मास्टर शीलो ने स्वर्ग प्रवेश द्वार के सामने खड़े युवक की ओर देखने से पहले यांग ये की ओर देखा। अपनी पहचान बताओ। पहले बोलने वाले आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ ने युवक का रास्ता रोक लिया था और भारी आवाज में चिल्लाया था। युवक ने अपनी कलाई मोड़ी और अपनी तलवार जमीन में घोंप दी। एक पल में, जमीन हिंसक रूप से कांप उठी और फिर चारों ओर तेजी से हाथ पैरों के बराबर मोटी दरारें फैल गईं। आसपास के अनगिनत लोग इस दृश्य को देखकर चौंक गए, क्योंकि उन्हें अभी अभी कृपाण की मंशा का एहसास हुआ था। इसके अलावा, यह एक स्तर नहीं बल्कि 3 स्तर की कृपाण की मंशा थी। सिर्फ उसके 3 स्तर की कृपाण की मंशा के आधार पर, आसपास कोई भी ऐसा नहीं था जो उस युवक को नीची नजर से देखने की हिम्मत कर सके। बेशक, यांग ये और यंग मास्टर शी लुओ को इससे बाहर रखा गया था। युवक ने आसपास की भीड़ पर नजर डाली। जब उसने उनके गंभीर हाव भाव देखे, यह तथ्य कि वे अभी की तरह उसे घृणा से देखने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, और यहाँ तक कि वे उसके प्रति भय और श्रद्धा भी प्रकट कर रहे थे, तो युवक खुद को संतुष्ट महसूस करने से नहीं रोक सका। उसने उन्हें तिरस्कार से देखा और कहा, ये दूसरे प्रदेशों के तथाकथित राक्षसी प्रतिभाशाली लोग हैं। वे कुछ महान नहीं लगते। इस भगवान ने तो बस मेरी थोड़ी सी क्षमता का खुलासा किया, फिर भी इसने आप सभी को चौंका दिया। अगर यह भगवान मेरी पूरी ताकत को प्रकट कर दे, तो क्या आप सभी पूजा में खुद को नतमस्तक नहीं करेंगे? आसपास की भीड़ उस युवक की बात सुनकर बहुत परेशान हो गई। चूंकि वे प्राचीन युद्ध के मैदान में आ पाए थे, तो उनमें से कौन अपने अपने क्षेत्र में सबसे बेहतरीन प्रतिभाशाली लोगों में से एक नहीं था? उनमें से किस में अपना गौरव नहीं था? इसलिए, भले ही वे उसके कृपाण इरादे से थोड़े भयभीत थे, फिर भी कई लोग आगे खड़े थे। नीले रंग का लबादा पहने एक युवक आगे की ओर खड़ा था।
अपनी हथेली को घुमाते ही उसके हाथ में एक चक्र के आकार का ब्लेड दिखाई दिया, और फिर जब उसकी गहन ऊर्जा उसमें प्रवाहित हुई तो वह घूमने लगा। नीले रंग का लबादा पहने युवक ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे पास केवल तीसरे स्तर की कृपाण की मंशा है, फिर भी तुम वास्तव में हमें इस तरह से नीचा दिखाने की हिम्मत करते हो। मैं पश्चिमी क्षेत्र में 5वें रैंक संप्रदाय, स्पष्टता संप्रदाय से लियू किंग हूँ। कृपया मुझे अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। इस युवक के आगे आने के बाद कई अन्य लोग भी उस युवक को चुनौती देने के लिए आगे आए, जिसके हाथ में तलवार थी। कुछ समय के लिए वह यहाँ सभी का आम दुश्मन बन गया था। युवक की पलकें झपकने लगीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी कही गई एक सामान्य बात उसे उनका साझा दुश्मन बना देगी। वह स्वाभाविक रूप से एक या दो से नहीं डरता था, लेकिन अगर यह इतने सारे किंग रियल्म विशेषज्ञ थे, तो एक किंग रियल्म विशेषज्ञ का तो कहना ही क्या, जिसने सिर्फ कृपाण इरादे को समझा था। यहाँ तक कि कृपाण इरादे वाले एक स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ के पास भी भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। चुप रहो। ठीक इसी समय स्वर प्रवेश द्वार के बाहर पहरे पर खड़ा आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ अचानक कठोर आवाज में चिल्लाया। एक पल में सभी के कानों में गड़गड़ाहट गूंज उठी। कुछ लोगों के तो 7 छिद्रों से तुरंत खून भी बहने लगा। इससे वे चौंक गए और उन्होंने शोर मचाने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से चुप हो गए। यांग ये अपने दिल में चौंक गया, क्योंकि इस आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ की ताकत उसकी उम्मीदों से थोड़ी ज्यादा थी। पहले की कठोर चीख ने वास्तव में उसके शरीर में महत्वपूर्ण रक्त को थोड़ा हिला दिया था। अगर उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की होती और इसे बलपूर्वक दबाया नहीं होता, तो शायद उसके आसपास के कुछ अन्य लोगों की तरह ही सभी 7 छिद्रों से खून बहता। यांग ये मुस्कुराया जब उसने बैंगनी मिंक को देखा, जो उसके कंधे पर गहरी नींद में सो रहा था। ऐसा लगता है कि मैं व्यर्थ ही चिंतित था। छोटे साथी की क्षमता कितनी चौंकाने वाली है। एक साल दायरे के नीचे प्रोफाउंडर्स और डार्क बीस्ट शायद इसे बिल्कुल भी घायल करने में असमर्थ हैं। युवा मास्टर शी लुओ ने यांग ये की तरफ देखा, और जब उन्होंने देखा कि यांग ये का चेहरा शांत और पूरी तरह से शांत था, तो उनकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभर आई। उसके बाद उनके मुंह के कोने थोड़े मुड़े हुए थे और वे ऐसी आवाज में बोल रहे थे जिसे सिर्फ वे ही सुन सकते थे। दिलचस्प। आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ ने कौवे की ओर देखा और फिर कहा, मेरा आप सभी के खिलाफ जाने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन आप सभी को एक नियम के बारे में पता होना चाहिए। किसी को भी स्वर प्रवेश लेने का इरादा रखने वाले किसी भी व्यक्ति को परेशान करने या उसके खिलाफ कुछ करने की अनुमति नहीं है। कृपया अपनी दुश्मनी उसके स्वर प्रवेश से गुजरने के बाद ही खत्म करें। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ ने तलवार पकड़े हुए युवक की ओर देखा और उदासीनता से कहा, अपना परिचय दें ताकि सभी को पता चले कि आपने एक बार स्वर प्रवेश द्वार को पार करने की कोशिश की थी। भले ही आप असफल हो जाएं, आप अपने संप्रदाय और उस क्षेत्र को गौरव दिला पाएंगे जहां से आप हैं। युवक ने अभी की तरह अहंकारपूर्ण व्यवहार करने की हिम्मत नहीं की, और उसने तुरंत सिर हिलाया और कहा, पूर्वी क्षेत्र से 5वें रैंक संप्रदाय के कुलीन शिष्य वांग जिंदाओ, दिव्य कृपाण संप्रदाय। मैं राजा क्षेत्र के 7वें रैंक पर हूँ। युद्ध में मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि मैंने एक बार एक आध्यात्मिक क्षेत्र विशेषज्ञ को मारने के लिए साधना के क्षेत्र को पार किया है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, वांग जिंदाओ के स्वर में फिर से आत्मसंतुष्टि और गर्व की झलक दिखी। आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ ने सिर हिलाया और कहा, तो कृपया आगे बढ़ें। वांग जिंदाओ ने सिर हिलाया और फिर वह धीरे धीरे स्वर्ग के प्रवेश द्वार की ओर चल पड़ा। स्वर्ग के प्रवेश द्वार के सामने पहुंचकर वांग जिंदाओ रुक गया और फिर उसके भीतर की गहन ऊर्जा पागलपन की हद तक उमड़ने लगी। अचानक उसके भीतर से एक चमक फूट पड़ी। जैसे जैसे उसकी गहन ऊर्जा निरंतर बढ़ती गई, सफेद चमक घनी और घनी होती गई, बड़ी और बड़ी होती गई। अंत में यह सूर्य की तरह चमकदार हो गई। लगता है वह मूर्ख नहीं है। वह वास्तव में जानता है कि उसे ताकत जमा करनी चाहिए। ठीक इसी समय युवा मास्टर शी लुओ ने अचानक कहा था, क्या मतलब है तुम्हारा? यांग ये ने पूछा। युवा मास्टर शी लुओ ने यांग ये की ओर देखा और फिर अत्यंत गंभीर तरीके से कहा, आप वास्तव में नहीं जानते कि स्वर्ग का प्रवेश द्वार कितना भयानक है। 4 प्रवेश द्वारों के पीछे का अर्थ क्या है? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, कृपया मुझे समझाइए। युवा मास्टर शी लुओ ने अपने दाहिने हाथ से अपने माथे पर थपकी दी और फिर उन्होंने यांग ये को देखा। जैसे ही उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या तुमने प्राचीन डोमेन शहर में आने की हिम्मत की, जबकि तुम्हें शहर के 4 प्रवेश द्वारों के बारे में भी नहीं पता? बहुत बढ़िया। यांग ये ने भौहें सिकोड़ी। क्या यह सिर्फ 4 प्रवेश द्वार नहीं है? युवा मास्टर शी लुओ ने अपना सिर हिलाया और समझाया, कोई बात नहीं, यह युवा मास्टर अच्छे मूड में है क्योंकि मैं अपनी मिंग मैन को देख पाऊंगा। इसलिए मैं आपको इन प्रवेश द्वारों की उत्पत्ति और अर्थ मुफ्त में समझाऊंगा। प्रोफाउंडर कॉन्टिनेंट पर केवल मजबूत लोगों का सम्मान किया जाता है। गरिमा और सम्मान पाने के लिए ताकत की जरूरत होती है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो अनंत काल से नहीं बदला है। यह सिद्धांत प्राचीन डोमेन सिटी में और भी ज्यादा स्पष्ट है। 4 प्रवेश द्वार 4 प्रकार की स्थिति का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जो लोग स्वर्ग के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं उनके पास प्राचीन डोमेन सिटी में रहने के दौरान राजसी लोगों जैसी महान स्थिति होती है और उन्हें शहर में कई लाभ मिलते हैं। इसके अलावा उनके पास बहुत सारे विशेष अधिकार भी होते हैं, जैसे कि कानून तोड़े बिना हत्या करने में सक्षम होना, अपने कमरों का भुगतान करने से छूट और इसी तरह की अन्य चीजें। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे जिस क्षेत्र से आए थे और जिस संप्रदाय या कबीले से थे उसे सम्मान दिलाना था। आखिरकार वर्षों से कर्म भाग्य की प्रतियोगिता के दौरान हर बार स्वर्ग के प्रवेश द्वार से गुजरने वाले विशेषज्ञों की संख्या गिनी जा सकती थी। अपने हाथों से, क्या आपका मतलब यह है कि स्वर्ग के प्रवेश द्वार के भीतर खतरा छिपा है? यांग ये ने चेहरे पर शिकन के साथ कहा। वह घटिया तलवार वाला आदमी अपनी ताकत जमा करने वाला है और तुम इसे एक पल में खुद देख पाओगे। युवा मास्टर शी लुओ ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह मुस्कुरा रहा था, यांग ये ने महसूस किया कि इस मुस्कुराहट में थोड़ी बुरी मंशा छिपी हुई थी। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और पूछा, तो फिर पृथ्वी प्रवेश द्वार के बारे में क्या? इस समय उसे इन 4 प्रवेश द्वारों में थोड़ी दिलचस्पी थी। अध्याय 295। मुझे यह पसंद है। जो लोग पृथ्वी के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं वे नश्वर दुनिया के अधिकारियों और अभिजात वर्ग की तरह होते हैं और वे बहुत सारे विशेषाधिकारों का आनंद लेने में सक्षम होते हैं। हालांकि यह स्वर्ग के प्रवेश द्वार से प्रवेश करने वालों की तुलना में बहुत अधिक हीन है। आप भविष्य में अंतर समझेंगे, इसलिए मैं इसके बारे में आगे नहीं बोलूंगा। युवा मास्टर शी लुओ ने कहा, चलो उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो मनुष्य के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं। जो लोग इस प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं वे नश्वर दुनिया के साधारण लोगों की तरह होते हैं। जहां तक उन्हें मिलने वाले उपचार की बात है तो यह निश्चित रूप से उन लोगों से तुलना नहीं कर सकता है जो स्वर्ग के प्रवेश द्वार और पृथ्वी के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं। जो लोग स्वर्ग के प्रवेश द्वार और पृथ्वी के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं वे प्राचीन डोमेन शहर में मुफ्त में रह सकते हैं, जबकि जो लोग मनुष्य के प्रवेश द्वार से प्रवेश करते हैं उन्हें अपने आवासीय शुल्क के रूप में हर दिन 50 ऊर्जा पत्थर का भुगतान करना पड़ता है। कुछ प्रकार लोगों के लिए 50 ऊर्जा पत्थर कोई छोटी राशि नहीं है। उन्हें रहने के लिए भी भुगतान करना पड़ता है। यांग ये ने चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव के साथ कहा। बेशक, युवा मास्टर शीलू ने स्पष्ट रूप से कहा, प्राचीन डोमेन शहर कुछ 10,000 किलोमीटर के क्षेत्र में एकमात्र शहर है और यह तुलनात्मक रूप से एकमात्र सुरक्षित स्थान है। एक बार जब वे लोग अधोलोक, शैतानी क्षेत्र और राक्षसी क्षेत्र से आएंगे तो 50 ऊर्जा पत्थरों की तो बात ही छोड़िए, कई लोग तो 500 ऊर्जा पत्थर भी दे देंगे। तुम्हारा क्या मतलब है? यांग ये को वास्तव में इस आदमी को पीटने की इच्छा थी क्योंकि यह आदमी लगातार सब कुछ स्पष्ट करने से बचता रहा और इस वजह से यांग ये चकित और भ्रमित हो गया। युवा मास्टर शी लुओ ने आह भरते हुए कहा, आप वास्तव में किस क्षेत्र और संप्रदाय से हैं? आप इस हद तक अज्ञानी कैसे हो सकते हैं? यांग यी का चेहरा काला पड़ गया। क्या यह आदमी बोलते समय खुद को रोकना नहीं जानता? हालांकि यांग ये वास्तव में इस आदमी को पीटना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि उसे स्वीकार करना पड़ा कि वह वास्तव में इस समय अज्ञानी था। युवा मास्टर शीलू ने अपना सिर हिलाया और कहा, भले ही हम अलग अलग क्षेत्रों से हैं, लेकिन हमारे बीच एक समानता है और वह यह है कि हम इंसान हैं। दूसरी ओर अधोलोक, शैतानी क्षेत्र और राक्षसी क्षेत्र से आने वाले लोगों को इंसान नहीं कहा जा सकता। अलग नस्ल के लोगों के इरादे निश्चित रूप से बुरे होते हैं। आपने शायद ऐसे शब्दों के बारे में सुना होगा, है ना? अगर उन्हें मौका मिले तो वे हम सभी इंसानों को मारने में संकोच नहीं करेंगे। बेशक हम एक जैसे ही हैं। जब तक हमारे पास मौका है हम उनका सफाया करने में संकोच नहीं करेंगे। क्या शहर में लड़ाई करना प्रतिबंधित नहीं है? यांग ये ने चेहरे पर शिकन लाते हुए पूछा। बेशक, लेकिन शहर के बाहर क्या? युवा मास्टर शीलू ने कहा, यह क्षेत्र बहुत विशाल है। यदि आप शहर से दक्षिण पश्चिम की ओर सीधे चलते हैं तो आप रहस्यमय नौवें नर्क में पहुंच जाएंगे। यदि आप पूर्व की ओर यात्रा करते हैं तो आप मृत्यु के रेगिस्तान में पहुंच जाएंगे, जहां आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञ भी जल्दबाजी में प्रवेश नहीं करेंगे। यदि आप उत्तर की ओर जाते हैं तो आप उस रास्ते पर होंगे जिससे शैतान के क्षेत्र हेवन टॉवर माउंटेन रेंज में आने जाने के लिए गुजरना पड़ता है। हालांकि ये स्थान बहुत खतरनाक हैं, लेकिन इनके भीतर भी भाग्य छिपा है। छिपे हुए ड्रैगन पैगोडा के खुलने से पहले विभिन्न क्षेत्रों के सदस्य खजाने की खोज करने या खुद को शांत करने के लिए इन स्थानों का पता लगाने के लिए समूह बनाते हैं। क्या अब आपको समझ में आया? यांग ये ने सिर हिलाया। अब उसे थोड़ी समझ आ गई थी। जब तक वे प्राचीन डोमेन शहर में थे तब तक सभी सुरक्षित थे, लेकिन एक बार जब वे खजाने की खोज और खोज के लिए शहर से बाहर निकल जाते तो वे शहर की सुरक्षा खो देते, फिर जीवन और मृत्यु पूरी तरह से अपनी ताकत पर निर्भर हो जाती। बेशक अगर कोई मौत से डरता है तो वह शहर के भीतर रह सकता है, लेकिन अगर कोई शहर नहीं छोड़ता तो वह अपनी ताकत कैसे बढ़ाएगा? वह दूसरों को मारकर उनके खजाने कैसे चुराएगा? यांग ये ने अपना सिर हिलाया और इस सब के बारे में सोचना बंद कर दिया।
दूसरों के भाग्य का उससे कोई लेना देना नहीं था और जब तक वह जीवित था तब तक सब ठीक था। भले ही इस तरह की सोच थोड़ी स्वार्थी थी, लेकिन यह सच था, क्योंकि उसे विश्वास था कि कोई भी उसके भाग्य की परवाह नहीं करेगा। कुछ देर गहराई से सोचने के बाद यांग ये ने दूसरा सवाल पूछा, तो फिर कुत्ते के प्रवेश द्वार के बारे में क्या? कुत्ते के प्रवेश द्वार, युवा मास्टर शीलू ने हंसते हुए कहा, कुत्ते के प्रवेश द्वार से प्रवेश करने वाले लोग नश्वर दुनिया में नौकरों के बराबर हैं। शहर में उनके पास कोई सम्मान या मानवाधिकार नहीं है। उनके निवास बाकी लोगों से अलग हैं और उन्हें हर दिन बहुत ज्यादा काम पूरा करना पड़ता है। इसके अलावा उन्हें शहर में रहने के लिए भी बहुत ज्यादा फीस देनी पड़ती है। सीधे शब्दों में कहें तो शहर में उनकी स्थिति कुत्ते से भी कम है, कुत्ते से भी अधिक निकृष्ट। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और कहा, क्या प्राचीन डोमेन सिटी ने ये 4 प्रवेश द्वार सिर्फ लोगों को उनकी ताकत के अनुसार विभाजित करने के लिए बनाए थे? इस समाज में लोगों को हमेशा उनकी ताकत के अनुसार विभाजित किया गया है। युवा मास्टर शी लुओ ने उदासीनता से कहा, लेकिन यह इतना भी स्पष्ट नहीं है। तुम सही हो, यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक तुम्हारे पास एक जबरदस्त ताकत है, तब तक तुम जहां भी होगे, तुम्हारा सम्मान किया जाएगा। अगर तुम कमजोर हो, तो तुम्हें हर जगह धमकाया जाएगा और अपमानित किया जाएगा। तुम सही हो, बस यहाँ के नियम पूरी तरह से बेदाग हैं। युवा मास्टर शी लुओ ने यांग ये की ओर देखा और बस बोलने ही वाले थे। ठीक इसी समय स्वर्ग के प्रवेश द्वार के सामने खड़े वांग जिंदाओ ने अचानक जोर से चिल्लाया और फिर उसने अपना पैर जमीन पर पटका और काउंटरफॉर्स पर भरोसा करके अपने शरीर को तोप के गोले की तरह प्रवेश द्वार की ओर बढ़ाया। उसी समय उसने अपने हाथ में तलवार को स्वर्ग के प्रवेश द्वार पर तेजी से मारा। एक पल में उसके चारों ओर की सफेद रोशनी तुरंत प्रकाश की एक सफेद गेंद में बदल गई जो उसके सामने स्वर्ग के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गई। वांग जिंदाओ ने इस बार भी पीछे नहीं हटे। अपने तीसरे स्तर के कृपाण इरादे से वृद्धि के साथ अंतरिक्ष हिल गया और कान को चीर देने वाली सीटी लगातार पटाखों की तरह गूंजने लगी जहां भी सफेद ऊर्जा गेंद गुजरी। यांग ये ने यह दृश्य देखकर थोड़ा सिर हिलाया। भले ही वांग जिंदाओ का चरित्र वास्तव में अच्छा नहीं था, लेकिन उसकी ताकत वास्तव में बुरी नहीं थी। अगर मैंने राजा क्षेत्र प्राप्त नहीं किया होता, तो मुझे उसके इस प्रहार का सामना करने के लिए संभवतः चौथे स्तर की तलवार की मंशा, मेरी स्वर्णिम गहन ऊर्जा और मेरी शारीरिक शक्ति का उपयोग करना पड़ता। लेकिन अब मुझे स्वाभाविक रूप से ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। आसपास के सभी लोगों की निगाहों के सामने ऊर्जा की सफेद गेंद तुरंत स्वर्ग के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर गई। हालांकि जब प्रकाश की सफेद गेंद प्रवेश कर रही थी, उसी समय स्वर्ग के प्रवेश द्वार के भीतर से अचानक हरे रंग की रोशनी की एक किरण निकली और ऊर्जा की सफेद गेंद तुरंत टुकड़ों में फट गई। दूसरी ओर हरे रंग की रोशनी बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई और वह वांग जिंदाओ की ओर बढ़ी, जो स्वर्ग के प्रवेश द्वार में प्रवेश कर चुका था। वांग जिंदाओ आश्चर्यचकित रह गया और उसने अपनी कृपाण पर पकड़ मजबूत करने और बलपूर्वक वार करने में संकोच नहीं किया। झंकार, अचानक धातु टूटने की स्पष्ट और मधुर ध्वनि गूंजी। हाँ, वांग जिंदाओ की कृपाण अभी हरी रोशनी के संपर्क में आई ही थी कि वह तुरंत टूट गई और फिर हरी रोशनी उसकी छाती में जा लगी। वांग जिंदाओ मर चुका था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और उसका मुंह भी थोड़ा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे मौका नहीं मिला क्योंकि हरी रोशनी ने वांग जिंदाओ की छाती में घुसकर उसकी सारी शक्ति को नष्ट कर दिया था और इसमें उसकी आत्मा भी शामिल थी जो नष्ट हो गई थी। दूसरे शब्दों में, वांग जिंदाओ शरीर और आत्मा दोनों से मर चुका था। यह तो तत्काल विनाश था। हर कोई दंग रह गया। वह हरी रोशनी कितनी भयानक है। यहाँ तक एक 7वें रैंक का किंग रियल्म विशेषज्ञ जिसने तीसरे स्तर के सेबर इंटेंट को समझ लिया है, वह वास्तव में इसका सामना करने में असमर्थ था। इसके अलावा वह तुरंत ही नष्ट हो गया। हे भगवान, क्या ऐसा हो सकता है कि इस हरी रोशनी की ताकत एक साल रियल्म विशेषज्ञ से कमतर न हो? इस समय यांग ये भी बेहद हैरान थी। इस समय यांग ये अपने दिल में बेहद हैरान था, क्योंकि वह भी यह नहीं देख पाया था कि हरी रोशनी कैसे प्रकट हुई और गायब हो गई। बेशक सबसे महत्वपूर्ण पहलू हरी रोशनी की ताकत थी। ऐसी ताकत पहले से ही उस हमले के बराबर थी जिसे उसने उस दिन युआन टोन को हराने के लिए दाओ आर्टिफैक्ट के साथ अंजाम दिया था। झटका लगने के बाद उसे डर की लहर महसूस हुई। हाँ, यह डर ही था, क्योंकि अगर वह अभी जल्दबाजी में चला जाता और इस तरह के भयानक हमले का सामना करता, तो भले ही वह मारा न जाता, फिर भी वह बुरी तरह घायल हो जाता। सौभाग्य से वांग जिंदाओ ने एक झलक दिखाई थी, अन्यथा बहुत संभावना थी कि वह आज मर जाता। स्वर्ग प्रवेश द्वार को पार करना इतना आसान कैसे हो सकता है? युवा मास्टर शीलू ने अपना सिर हिलाया और कहा, उस घटिया कृपाण वाले व्यक्ति के पास जो ताकत थी, वह बुरी नहीं थी, लेकिन वह थोड़ा मूर्ख था। अगर वह पृथ्वी प्रवेश द्वार से प्रवेश करने की कोशिश करता, तो उसके पास अभी भी अपनी ताकत के साथ एक मौका होता। हालांकि उसे बस स्वर्ग प्रवेश द्वार लेना था। अब वह मर चुका है। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, युवा मास्टर शीलुओ ने यांग ये की ओर देखा और कहा, अरे तुम क्या सोचते हो? क्या तुम अब भी स्वर्ग के प्रवेश द्वार को पार करने का इरादा रखते हो?
यांग ये कुछ कहने ही वाला था, लेकिन ठीक इसी समय यंग मास्टर शी लुओ के चेहरे पर अचानक खुशी के भाव उभर आए और फिर वह तेजी से पीछे मुड़ा और दूर की ओर देखते हुए बोला, मेंग मेंग। हो, फ्रॉस्ट फेस, वह घिनौना आदमी मेंग मेंग के साथ क्यों है? क्या वह मरना चाहता है? जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसके भीतर से एक भयानक आभा विस्फोटक रूप से बाहर निकली। यांग ये के हाव भाव बदल गए और उसका चेहरा चमक उठा और वह लगभग 10 मीटर पीछे चला गया। यांग ये के उस जगह से जाने के ठीक बाद यंग मास्टर शी लुओ के आसपास की जमीन 3 मीटर नीचे धंस गई थी। यांग ये ने जब यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर तुरंत ही गंभीरता छा गई। इस आदमी की ताकत वाकई बहुत भयानक है। इस बीच एक आदमी और एक औरत सभी की नजरों में आ गए। वह आदमी सुंदर, बेफिक्र और शिष्ट था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। वह बर्फ के टुकड़े की तरह था और भले ही वे बहुत दूर थे, फिर भी दूसरे लोग उसकी हड्डियों को चीर देने वाली ठंडक को महसूस कर पा रहे थे। दूसरी ओर वह महिला बहुत ही सुंदर दिख रही थी। उसका शरीर नाजुक था और उसने हरे रंग की पोशाक पहनी हुई थी। वह एक ऑर्किड की तरह थी जो खाली घाटी में अकेली खड़ी थी और उससे एक उदासीन और शांत आभा निकल रही थी। यह नानगोंग मेंग और ली किंगशुई हैं, जो केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से 2 हैं। हे भगवान, केंद्रीय क्षेत्र के सभी 3 उत्कृष्ट प्रतिभाओं ने खुद को दिखाया है। हे भगवान, यह वास्तव में वे हैं। अफवाह के अनुसार ली किंगशुई और यंग मास्टर शी लुओ दोनों के मन में नानगोंग मेंग के लिए भावनाएं हैं। मुझे नहीं पता कि ली किंगशुई नानगोंग मेंग को पसंद करता है या नहीं, लेकिन यंग मास्टर शी लुओ निश्चित रूप से करता है, अन्यथा वह बिना किसी कारण के इतने गुस्से से कैसे भड़क सकता था। तो फिर नानगोंग मेंग को कौन पसंद है? कोई नहीं जानता। ठीक इसी समय अचानक एक विस्फोट हुआ और फिर यंग मास्टर शी लुओ अचानक मौके पर गायब हो गए और ली किंगशुई की ओर विस्फोटक गोली चला दी। जब उन्होंने यंग मास्टर शी लुओ को बिना कुछ कहे हमला करते देखा तो सभी दंग रह गए और फिर वे खुश हो गए। लगता है कि अफवाहें सच हैं। एक प्रेम त्रिकोण। नानगोंग मेंग नामक महिला ने जब यंग मास्टर शी लुओ को उन्हें देखते ही हमला करते देखा तो वह थोड़ा भौचक्की रह गई और फिर वह आगे बढ़ी और ली किंगशुई को रोक दिया जो हमला करने वाला था। यंग मास्टर शी लुओ चौंक गए और घबरा गए जब उन्होंने नानगोंग मेंग को ली किंगशुई के सामने खड़ा देखा, और फिर उन्होंने जल्दी से अपना हमला वापस ले लिया और नानगोंग मेंग के सामने 3 मीटर दूर रुक गए। युवा मास्टर शी लुओ ने कहा, मेंग मेंग, एक तरफ हटो और मुझे इस फ्रॉस्ट फेस को मारने दो। नानगोंग मेंग ने आह भरते हुए कहा, शी लुओ, क्या तुम थोड़ा गंभीरता से काम कर सकते हो? मैंने तुम्हें पहले भी बताया है, मैंने तुम्हें और किंगशुई को सिर्फ दोस्त माना है। तो मेरी वजह से लड़ते मत रहो, ठीक है? तुम्हें हम दोनों पसंद नहीं हैं। शी लुओ दंग रह गया और फिर उसने सूखी मुस्कान के साथ कहा, मेंग मेंग, मजाक करना बंद करो। फ्रॉस्ट फेस और मेरे अलावा क्या मानव दुनिया में कोई और तुम्हारे लायक है? हम दोनों के अलावा तुम्हें और कौन पसंद आ सकता है? नानगोंग मेंग ने अपना सिर हिलाया और वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसने अनजाने में यांग ये को देखा। उसके बाद उसकी आंखों में स्नेह की एक झलक दिखाई दी। उसने अपना सुंदर हाथ उठाया और यांग ये की ओर उंगली उठाई और फिर कहा, मुझे यह पसंद है। किंगशुई दंग रह गया और शी लू भी। दूसरी ओर यांग ये के मुंह के कोने फड़क उठे। अध्याय 296। बहुत कमजोर। चारों ओर पुनर्तः शांति थी और यह इतनी शांति थी कि थोड़ा डरावना लग रहा था। इस समय हर कोई यांग ये को देख रहा था और वे अनुमान लगा रहे थे कि यांग ये कौन था, क्योंकि वह वास्तव में केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोगों में से एक नानगोंग मेंग से सार्वजनिक रूप से कबूलनामा करवाने में सक्षम था। यांग ये भी थोड़ा हैरान था। उसने भगवान की कसम खाई कि यह पहली बार था जब वह नानगोंग मेंग से मिला था, लेकिन उसने वास्तव में मिलते ही उससे कबूल कर लिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि उसका आकर्षण पहले से ही इतना महान था? यांग ये स्वाभाविक रूप से नहीं सोचेगी कि उसका आकर्षण इतना महान था कि केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोगों में से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति मिलते ही उसके प्यार में पड़ जाएगा। लेकिन नानगोंग मेंग के साथ कुछ भी गलत नहीं लग रहा था, तो वह उसके सामने क्यों कबूल करेगी? बेशक सबसे बड़ी समस्या शी लुओ और ली किंगशुई थे जो नानगोंग मेंग के साथ खड़े थे, क्योंकि जैसे ही उसने ये शब्द कहे उसने देखा कि उन दोनों की निगाहें उस पर टिकी हुई थीं और उन्होंने अपनी आभा से उसे जकड़ लिया था। ऐसा लग रहा था कि अगले ही पल वे हमला कर देंगे। भले ही वे केंद्रीय क्षेत्र के तथाकथित 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली व्यक्ति थे, यांग ये उनसे नहीं डरता था। लेकिन भले ही वह डरता नहीं था, लेकिन बिना किसी कारण के दुश्मन बनाने की वास्तव में कोई जरूरत नहीं थी। इसके अलावा शी लू ने पहले जो थोड़ी ताकत बताई थी, उसके आधार पर यांग ये जानता था कि अगर वे उस पर एक बार हमला करते हैं तो उसके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। युवा मास्टर शी लुओ ने यांग ही की ओर देखा और उसने अपना गला साफ किया और नानगोंग मेंग को देखा। फिर उसने कहा, मेंग मेंग, कैसे? तुम्हारा स्वाद इतना बुरा कैसे हो सकता है? बस मुझे बताओ कि तुम्हें उस आदमी में क्या पसंद है।
वह मेरे या उस फ्रॉस्टफेस जितना सुंदर नहीं है, उसकी पृष्ठभूमि हमसे बेहतर नहीं है, और यहाँ तक कि उसकी साधना भी हमसे बहुत कम है। तुम उसे कैसे पसंद कर सकती हो? वास्तव में, ली किंगशुई, जो अब तक नहीं बोला था, अचानक सहमति में बोला। यांग ये का चेहरा उनकी बातें सुनकर काला पड़ गया, लेकिन उसके पास यह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था कि वे सच कह रहे थे। अगर यह दिखने में ऐसा था, तो वह वास्तव में उतना सुंदर नहीं था जितना वे थे। जहां तक उसकी पृष्ठभूमि का सवाल है, वह अतीत में केवल एक श्रमिक शिष्य था, इसलिए वह उन लोगों से कैसे तुलना कर सकता था जो 9वें रैंक के संप्रदायों से थे। इसके अलावा, वह अभी राजा क्षेत्र में आगे बढ़ा था, जबकि वे आधे चरण वाले आत्मा क्षेत्र में थे। इसलिए जब उसने यहां तक सोचा, तो यांग ये को तुरंत लगा जैसे उसे कोई भारी झटका लगा हो, लेकिन यह केवल एक पल के लिए था। नानगोंग मिंग ने पलकें झपकाईं। थोड़ी देर बाद उसे आखिरकार समझ में आ गया कि उसके द्वारा बोले गए शब्दों को गलत समझा जा सकता है, और जब उसे याद आया कि उसने क्या कहा था, तो उसका गोरा चेहरा लाल हो गया। उसके बाद उसने शी लुओ और ली किंगशुई को घूरते हुए कहा, तुम दोनों क्या सोच रहे थे? मेरा मतलब था कि मुझे उसके कंधे पर बैठा वह छोटा सा लड़का पसंद है। तुम दोनों वाकई बहुत गुस्सा दिला रहे हो। नानगोंग मिंग की बात सुनकर सभी के मुंह के कोने हिल गए। तो उसे वह पालतू जानवर पसंद था। सभी ने अपनी निगाहें यांग यी से हटाकर बैंगनी मिंक पर घुमाई, और जब उन्होंने उसे देखा तो उन्हें समझ में आ गया। उन्होंने खुद से कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि केंद्रीय क्षेत्र की 3 उत्कृष्ट प्रतिभाओं में से एक, नानगोंग मिंग, अपना संयम खो देगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह बैंगनी मिंक वास्तव में बहुत प्यारा है। इस समय बैंगनी मिंक जाग गया था और उसकी जीवंत आंखें घूम रही थीं, और वह उत्सुकता से आसपास के सभी लोगों को देख रहा था। इसके अलावा, वह अक्सर अपने छोटे पंजे से यांग ये के कान को खरोंच रहा था। अपने साफ, चमकदार और शराबी बैंगनी फर के साथ, यह छोटा सा साथी स्पष्ट रूप से असाधारण रूप से प्यारा लग रहा था। यांग ये की अभिव्यक्ति अभी थोड़ी कठोर थी। पहले, उसने सोचा था कि नानगोंग मेन को उससे लगाव हो गया है, फिर भी उसने कल्पना नहीं की थी कि वह थोड़ा घमंडी हो रहा है। भले ही उसके मन में उसके प्रति कोई अनुचित विचार न हो, फिर भी वह थोड़ा दुखी महसूस कर रहा था। बेशक, जो कोई भी इस तरह की किसी चीज का सामना करता है, वह शायद थोड़ा नाखुश महसूस करेगा। शी लुओ ने उसकी बात सुनकर तुरंत राहत की सांस ली, और फिर वह खुशी से हंसा और बोला, मुझे पता था, मेंग मेंग का स्वाद इतना खराब कैसे हो सकता है। ठीक है, मेंग मेंग को वह छोटा सा लड़का पसंद है। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं उस छोटे से लड़के के मालिक को जानता हूँ। मैं उसे तुम्हारे लिए ले जाऊंगा। ओह, मेरा मतलब था कि मैं उसे खरीदूंगा। इतनी परेशानी क्यों उठानी है? ठीक इसी समय, ली किंगशुई ने अचानक कहा, और फिर उसका रूप अचानक वहीं गायब हो गया। अगले ही पल, वह यांग ये के सामने प्रकट हुआ, और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और सीधे यांग ये के कंधे पर बैठे बैंगनी मिंग को पकड़ लिया। यांग ये की अभिव्यक्ति बदल गई, जबकि उसकी आंखों में एक क्रूर अभिव्यक्ति चमक उठी। चूंकि ली किंगशुई ने छोटे आदमी के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत की थी, इसलिए उसने निश्चित रूप से यांग ये के रिवर्स स्केल को छू लिया था। यांग ये ने अपनी तलवार खींचने और वार करने में संकोच नहीं किया। यांग ये ने इस हमले में अपनी तलवार की मंशा का उपयोग नहीं किया था, और उसने केवल अपनी सुनहरी गहन ऊर्जा और भौतिक शरीर की ताकत का उपयोग किया था। भले ही यह ऐसा था, यांग ये अब राजा के दायरे में था। इसलिए इस हमले की ताकत भी बेहद भयानक थी। जैसे ही उसने हमला किया, आसपास मौजूद असंख्य दर्शकों ने केवल सुनहरी रोशनी की एक किरण चमकती देखी, और यह इस हद तक था कि कुछ लोगों ने तो उनके बीच हुई टक्कर पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं की। जिस समय यांग ये ने अपनी तलवार खींची, ली किंगशुई ने थोड़ा सा मुंह सिकुड़ा, लेकिन उसका हाव भाव अपरिवर्तित रहा। अपनी हथेली को घुमाते हुए, उसकी हथेली जो बैंगनी मिंक की ओर बढ़ रही थी, ने तेजी से अपनी दिशा बदल ली, और उसने यांग ये की तलवार अपने हाथ में पकड़ ली। उसके बाद उसने कहा, आपकी ताकत खराब नहीं है, दुर्भाग्य से। ली किंगशुई कुछ कहना ही चाहता था कि यांग ये ने एक ठंडी मुस्कान प्रकट की। उसने तुरंत तलवार में तीसरे स्तर की तलवार की मंशा जोड़ दी, और फिर उसने अचानक तलवार को अपने हाथ में घुमाया। ली किंगशुई की अभिव्यक्ति बदल गई, और उसने जल्दी से यांग ये की तलवार पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। हालांकि वह अभी भी थोड़ा देर हो चुकी थी, और तलवार उसकी हथेली से गुजर गई थी और वहां खून का लाल निशान दिखाई दे रहा था। लेकिन यह इसका अंत नहीं था। यांग ये ने अपनी कलाई हिलाई, और तलवार जो तीसरे स्तर की तलवार की मंशा से बड़ी थी, एक चालाक जहरीले सांप की तरह चमक उठी और ली किंगशुई की गर्दन पर वार किया। यांग यी की राय में, वह आमतौर पर किसी को अपमानित करने की पहल नहीं करता था, लेकिन अगर दूसरे उसे अपमानित करते थे, तो वह मारने के इरादे से हमला करता था। जहां तक इस बात का सवाल है कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने वाला है या नहीं, यह ऐसी बात थी जिस पर वह युद्ध में उतरने के बाद ही विचार करता था। जब उन्होंने यांग ये को वास्तव में तलवार की मंशा का उपयोग करते देखा, और वह भी तीसरे स्तर पर, तो आसपास के अनगिनत लोग दंग रह गए। जाहिर है, उन्होंने कल्पना नहीं की थी कि जिस व्यक्ति को वे हमेशा अनदेखा करते रहे थे, वह वास्तव में एक तलवार साधक था।
इसके अलावा वह एक ऐसा व्यक्ति भी था जिसने तलवार की मंशा को समझ लिया था। शी लुओ की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी, जबकि वह धीमी आवाज में बोल रहा था। तीसरे स्तर की तलवार की मंशा, और यह बहुत संक्षिप्त है। हाहा, ऐसा लगता है कि मैंने अभी आपको कम आंका है। हालांकि यह अफसोस की बात है, क्योंकि अब जब आपने इस फ्रॉस्ट फेस को क्रोधित कर दिया है, तो आप जीवित रहने में सक्षम होने पर भी अपंग हो जाएंगे। काश, जब से मैं उसे जान पाया हूं, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? कितना परेशानी भरा। दूसरी ओर, नानगोंग मेन की खूबसूरत भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं, जब वह यांग यी के कंधे पर बैंगनी रंग के मिंट को घूर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ याद आ रहा हो। जब उसने देखा कि यांग ये वास्तव में उसकी जान लेना चाहता है, तो ली किंगशुई की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई, जबकि उसके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा थोड़ी सी प्रवाहित हुई। एक पल में, एक खोपड़ी के आकार की हरी रोशनी की गेंद अचानक उसके सामने प्रकट हुई, और उसकी उंगली के एक झटके के साथ, प्रकाश की हरी गेंद तेजी से यांग ये की तलवार की ओर बढ़ी जो उस पर वार कर रही थी। झनकार, तलवार ने प्रकाश की हरी गेंद पर वार किया, और फिर धातु के टकराने की आवाज तुरंत गूंज उठी। यांग यी की अभिव्यक्ति तब बदल गई थी जब उसकी तलवार ने प्रकाश की हरी गेंद पर वार किया था, क्योंकि उसके हाथ में तलवार के साथ साथ बहुत अधिक बल की एक किरण चली थी और उसके हाथ को सुन्न कर दिया था। उसके बाद उसका पूरा शरीर उड़ गया, और वह लगभग 25 मीटर तक उड़ता रहा, फिर आखिरकार रुक गया। जैसे ही उसने ली किंगशुई के सामने तैरती हुई हरी रोशनी की गेंद को देखा, यांग ये के चेहरे पर एक गंभीर भाव था। यह वास्तव में क्या है? यहां तक मेरी तीसरी स्तर की तलवार की मंशा भी इसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई। इसके अलावा, इसके बजाय मुझे ही वापस फेंक दिया गया। अगर मैंने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं की होती तो मुझे अभी कुछ चोट जरूर लग जाती। ठीक इसी समय, ली किंगशुई ने अपनी उंगली से झटका मारा, और फिर प्रकाश की हरी गेंद तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गई जो यांग ये की ओर तेजी से चली। इसके अलावा, यह इतनी तेज थी कि इसने यांग ये के चेहरे के हाव भाव को तुरंत हिंसक रूप से बदल दिया, क्योंकि प्रकाश की हरी गेंद पहले ही उसकी छाती से टकरा चुकी थी। टकराना, यांग यी तुरंत ही उड़ गया, और वह लगभग 60 मीटर तक उड़ता रहा, इससे पहले कि उसका शरीर जमीन पर गिरता। उसकी किस्मत अज्ञात थी। आसपास के सभी लोग आश्चर्यचकित थे। उन्होंने ली किंगशुई की ओर देखा और पाया कि प्रकाश की हरी गेंद पहले ही ली किंगशुई के पास लौट चुकी थी। इसके अलावा, यह धीरे धीरे घूम रही थी, जैसे कि यह यांग यी की तत्काल मृत्यु का कारण नहीं थी। युवा मास्टर शी लुओ अचानक वहां प्रकट हुए जहां यांग ये अभी खड़े थे, और उन्होंने ली किंगशुई को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, फ्रॉस्ट फेस, इस तरह से काम करना वास्तव में अच्छा नहीं है ना? आप उसका कब्जा जब्त करना चाहते थे, लेकिन उसने विरोध किया, इसलिए आपने उसे जब्त करने के लिए उसे मार डाला। अगर इसकी खबर फैल गई, तो यह आपके आरोही संप्रदाय के लिए शर्म की बात होगी। ली किंगशुई ने यांग ये की ओर देखा जो जमीन पर गिर गया था, और उदासीनता से बोला, बहुत कमजोर। शी लू ने भौहें सिकोड़ी। ठीक इसी समय, यांग ये अचानक धीरे धीरे खड़ा होने लगा, और आसपास के दर्शक यह दृश्य देखकर अवाक रह गए। इस आदमी ने वास्तव में ली किंगशुई के एक कदम का विरोध किया और बच गया। शी लुओ ने जब यह देखा तो वह पहले तो दंग रह गया, फिर उसके मुंह के कोने थोड़े से सिकुड़ गए और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। ली किंगशुई ने भौहें सिकोड़ी। जाहिर है, वह थोड़ा हैरान था कि यांग ये उसके हमले से बच गया था। खड़े होने के बाद, यांग ये ने बैंगनी मिंट को देखकर मुस्कुराया जो कि उत्पात मचाने वाला था, और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर बैंगनी मिंट को अपनी बाहों में ले लिया और उस छोटे से साथी को रोक दिया जो हमला करने वाला था। उसके बाद, उसने ली किंगशुई को देखा और कहा, यह वास्तव में बहुत कमजोर था। जैसे ही उसने यह बात कही, यांग ये ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए, और फिर धीरे धीरे ली किंगशुई की ओर चल दिया। ओह! ली किंगशुई की भौहें ऊपर उठीं, जबकि उसके सामने तैरती हुई रोशनी की हरी गेंद तेजी से घूमने लगी। इसके अलावा, उसके भीतर से भयावह आभा की किरणें बाहर निकल रही थीं। यांग ये अभी भी धीरे धीरे ली किंगशुई की ओर चलती रही। जैसे ही उन्होंने यांग ये को देखा, आसपास के अनगिनत दर्शकों ने तुरंत प्रशंसा के भाव प्रकट किए। केंद्रीय क्षेत्र के 3 उत्कृष्ट प्रतिभाशाली लोग वहां एक किंवदंती की तरह थे, और वे पहाड़ों की तरह थे जो दूसरों की पहुंच से परे थे। राजा क्षेत्र के गहन विशेषज्ञों का उल्लेख नहीं करना, यहां तक कुछ आत्मा क्षेत्र के विशेषज्ञों ने भी उन्हें अपमानित करने की हिम्मत नहीं की। फिर भी अब, एक प्रथम श्रेणी के राजा क्षेत्र के तलवार साधक ने ली किंगशुई को चुनौती देने का इरादा किया। किसी और बात का जिक्र तो छोड़ ही दीजिए, अकेले यांग यी के साहस ने ही उनके दिलों में प्रशंसा जगा दी थी। शी लुओ ने यांग ये को देखा और उसकी आंखों में दिलचस्पी बढ़ती गई, क्योंकि यांग ये ने ली किंगशुई के स्वर्ग रैंक डार्क ट्रेजर डेमोनिक डायमेंशन बॉल के हमले से बचकर उसे वाकई चौंका दिया था। इससे वह वाकई हैरान और हैरान हो गया। आखिरकार, डेमोनिक डायमेंशन बॉल की ताकत ऐसी थी कि आम स्पिरिट रियल्म विशेषज्ञ भी उसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे।